नमस्कार। आज महामारी कोविड और ग्रामीण भारत विषय पर हम लोगों ने वेबिनार का आयोजन किया है। इस वेबिनार में जिनकी गरिमामयी उपस्थिति है, हम सबों के पूज्य सनातन धर्म के प्रचारक प्रसारक, देश भर में सार्वजनिक कामों में रुचि ले रहे पूज्य स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी महाराज। आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि देश में दलितों, पिछड़ों, वंचितों, जनजातीय वर्ग के लोगों की आवाज, नारी शक्ति की प्रतीक, छत्तीसगढ़ की महामहिम राज्यपाल, हमारी बड़ी बहन आदरणीय सुश्री अनसुईया उइके जी कुछ ही क्षण में शामिल होंगी। आज के इस वेबिनार में गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे डॉक्टर प्रोफेसर रामाशंकर दुबे जी जुड़ चुके हैं। हम आपका भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज के कार्यक्रम में मां सरस्वती का मंदिर मध्य प्रदेश के सतना में है, तो सरस्वती जी के मंदिर के प्रांगण में जिन्होंने अपना जीवन शुरू किया और दिल्ली के मणिपाल अस्पताल के हृदय रोग के अध्यक्ष डॉक्टर युगल किशोर मिश्रा जी भी हम लोगों से जुड़ चुके हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर साहब, हम लोग के बीच झारखंड स्थित शंकर जी का बड़ा मंदिर है, ज्योतिर्लिंग है देवघर, वहां स्थापित एम्स अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय जी भी जुड़ चुके हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। हम लोगों के बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित अति प्रतिष्ठित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के पैडियाट्रिक्स ऑर्थोपेडिक के एचओडी मतलब बच्चों की हड्डियों के विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह जी जुड़े हैं। हम आपका भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। स्वागत है डॉक्टर अजय सिंह जी आपका। धन्यवाद धन्यवाद जी। और डॉक्टर जिग्नेश रेड्डी हमारे मित्र हैं, हैदराबाद के एआईजी अस्पताल के बड़े डॉक्टर हैं, नौजवान हैं और हम सबों के बड़े आदरणीय हैं। पहले श्रम मंत्री होते थे भारत सरकार में, आजकल हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल हैं आदरणीय बंडारू दत्तात्रेय जी, जो 2015 में हम लोगों के निवेदन पर हमारे बलिया आए थे। जयप्रकाश जी के स्मृति में हमने एक कार्यक्रम रखा था, उस कार्यक्रम को संबोधित करने आजकल दत्तात्रेय साहब हिमाचल के गवर्नर हैं, उनके दामाद भी हैं डॉक्टर जिग्नेश रेड्डी और हम लोगों के मित्र हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूं। बलिया में बैठकर हैदराबाद की विभूति को प्रणाम कर रहा हूं और अभिनंदन कर रहा हूं। धन्यवाद डॉक्टर जिग्नेश जी। रोहित जी, सोलंकी साहब नमस्कार। नमस्कार। एक बार आप हमारी यहाँ से मैडम जहाँ रहेगी इस वाले पे इसकी वॉइस चेक कर लीजिए, बराबर आ रही है। आपका आवाज नहीं आ रहा है सोलंकी साहब। आवाज नहीं आ रही? अब बोले आप। आ रही है, मतलब थोड़ा गूंज रहा है आवाज। एक मिनट, हाँ इसलिए कह रहे हैं ना। व्हाट आर यू सेइंग? हेलो, अभी देखिए आवाज देखिए ना। आवाज ठीक है, थोड़ा मास्क हटाएंगे तो शायद दिक्कत आ रही है लगता है। हाँ, मास्क हटा के बात कर ले रहे हैं, फिर लगा लेंगे जी। आवाज यहीं से, मतलब मैम यहीं बैठेंगी तो आवाज यहाँ कंप्यूटर की चेक कर लीजिए आप और वीडियो जो व्यू है ये देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। वेबिनार अब ऑन एयर भी हो चुका है हमारे फेसबुक पेज पर,
अतः उसका लिंक जरा भिजवाइए ना हमको, जरा इधर हमारे लोगों को भेजिए। ठीक है, लिंक भेज दीजिए मेरे को। आदरणीय पूर्व राज्यसभा सदस्य और भारत के बहुत सशक्त राजनेता, विद्वान पत्रकार गिरीश कुमार सांघी साहब भी जुड़ चुके हैं। हम गिरीश सांघी साहब का भी अभिनंदन करते हैं और आग्रह करेंगे आदरणीय गिरीश जी से कि वो अपने वीडियो को अनम्यूट करें। गिरीश सांघी साहब, पूर्व सांसद। एम्स कल्याणी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर रामजी सिंह जी, जो हमारे बलिया बैरिया के रहने वाले हैं, लंबे समय तक महाराष्ट्र में रहे, एम्स पटना के ज्वाइंट डायरेक्टर रहे, वो भी हमसे जुड़ चुके हैं। आजकल वो पश्चिम बंगाल स्थित कल्याणी एम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, बलिया बैरिया के रहने वाले हैं। मैं आग्रह करता हूं डॉक्टर रामजी सिंह साहब से कि आप भी अपने वीडियो को अनम्यूट करें। डॉक्टर रामजी सिंह जी। ऑनरेबल गवर्नर के बैठने के पहले सब लोग जुड़ जाएं तो बहुत अच्छा होगा। आज के कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता पूज्य स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी भी हम लोग से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर युगल मिश्रा जी, जो देश के अति प्रतिष्ठित हार्ट के दो बड़े डॉक्टर नरेश त्रेहान जी और देवी शेट्टी साहब के साथ लंबे समय तक काम कर चुके हैं और खुद उसी स्टेचर के बड़े चिकित्सक हैं और गरीब से अमीर सबके हृदय का तापमान उनके पास होता है, वो हम लोग के बीच हैं। डॉक्टर जिग्नेश जी भी आ चुके हैं, डॉक्टर रमाशंकर दुबे जी आ चुके हैं, डॉक्टर अजय सिंह जी, डॉक्टर रामजी सिंह जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय जी, आप भी अपने वीडियो को अनम्यूट कर दें कृपया। एम्स डायरेक्टर देवघर हम लोग के साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर गिरीश संघी साहब भी जुड़ चुके हैं। हम उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो भी अपने वीडियो को अनम्यूट करें। और हम लोगों से देश के बड़े पत्रकार हरिभूमि, जनता टीवी, INS 24 के प्रिंसिपल एडिटर डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी को भी जुड़ना है। वो भी किसी भी क्षण हम लोगों से जुड़ेंगे। शेयर कंटेंट, चैट मीटिंग सेटिंग, मिनिमाइज मीटिंग, शेयर कंटेंट है, पार्टिसिपेंट्स है, म्यूट है। ऑनरेबल गवर्नर अब किसी भी क्षण शेयर कोरोना और ग्रामीण भारत विषयक वेबिनार में उपस्थित होंगी। हम लोग लगातार कोविड की समस्या में जमीनी स्तर पर भी काम कर रहे हैं। जनता की रसोई के माध्यम से, मास्क, साबुन, सैनिटाइजर के माध्यम से लोगों के बीच वितरण करके। उनकी आवाज आ रही? जी आ रही है। रोहित जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं डॉक्टर अजय सिंह। आ रही है डॉक्टर साहब, आ रही है, आ रही है। ठीक है, ठीक। और कोविड के ऊपर हम लोग एक सीरीज ऑफ वेबिनार भी कर रहे हैं। हम लोगों के पहले वेबिनार में भारत के CDS जनरल विपिन रावत साहब और उनके साथ देश के कुछ वरिष्ठ चिकित्सक थे। उस वेबिनार में भी स्वामी जी की गरिमामयी मौजूदगी थी। दूसरे वेबिनार में जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी, जो पंजाब ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन हैं, उनके साथ देश के अन्य वरिष्ठ चिकित्सक थे। हम लोगों ने करीब 1-1.5 घंटे मंथन किया। फिर तीसरा वेबिनार भी हम लोगों ने कोविड के इश्यूज पर किया। इसमें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के एक्टिंग चेयरमैन जस्टिस PC पंत साहब और देश के अन्य वरिष्ठ चिकित्सक थे।
आज भी हम लोगों ने ग्रामीण भारत, क्योंकि देश का बड़ा हिस्सा, बड़ा वर्ग गांव में रहता है और गांव के लोगों के पास आर्थिक समस्या, तकनीकी समस्या, जानकारी की समस्या, कई समस्याओं के कारण वो उतने अवेयर और एक्वेंटेड नहीं होते हैं शहरी जनमानस की तुलना में। तो हम लोगों ने आज यह निर्णय लिया, हम लोगों ने एक प्रयास किया, निर्णय नहीं प्रयास किया कि कोविड और रूरल इंडिया सब्जेक्ट को कॉम्प्रिहेंसिव वे में उस पर एक विस्तार से हम लोग चर्चा करें और उस चर्चा में देश के बड़े चिकित्सक संत जी सोलंकी साहब, आवाज में थोड़ी गड़बड़ी है आपके। हाँ रोहित जी भाई साहब, अभी आ रही है मेरा आवाज? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, अच्छी आवाज आ रही है। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि मैम रेडी है, आप इनवाइट कर लीजिए तो। क्या बोल रहे हैं? मैम रेडी है, आप इनवाइट कर लीजिए तो यहाँ पर बैठ हाँ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, महामहिम कार्यक्रम में शामिल हूँ अब। हाँ आप वहां से बोलेंगे तो आ जाएंगे, ठीक है जी। कोरोना और ग्रामीण भारत विषयक वेबिनार में जो युवा चेतना के द्वारा आयोजित है, इस वेबिनार में आज की मुख्य अतिथि दलितों, पिछड़ों, वंचितों, जनजातीय वर्ग की आवाज, छत्तीसगढ़ की महामहिम राज्यपाल, लोकप्रिय राजनेता आदरणीय सुश्री बहन अनसुईया उइके जी से हम अनुरोध करते हैं कि वो इस वेबिनार में बतौर मुख्य अतिथि अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय अनसुईया उइके जी, महामहिम राज्यपाल छत्तीसगढ़। सबको प्रणाम। बहुत धन्यवाद आदरणीय महामहिम, समय देने हेतु। हम एक बार एक दूसरे से सबका परिचय करा दें, फिर वेबिनार का शुभारंभ होगा। आज के वेबिनार में स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी मौजूद हैं, जो सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और महाराज कृपात्री जी के विचारों को लेकर देश भर में काम कर रहे हैं। हम सबों की बड़ी बहन और छत्तीसगढ़ की महामहिम राज्यपाल परम आदरणीय अनसुईया उइके जी बतौर मुख्य अतिथि इस वेबिनार में मौजूद हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं। इस वेबिनार में दिल्ली के मणिपाल हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर और बड़े कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर युगल किशोर मिश्रा जी मौजूद हैं। डॉक्टर जिग्नेश रेड्डी जो हैदराबाद एआईजी हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर हैं और बंडारू दत्तात्रेय जी के दामाद हैं, वो भी हम लोग के बीच उपस्थित हैं। गवर्नर हिमाचल के हम लोग के बीच डॉक्टर अजय सिंह जी जो पेडियाट्रिक्स ऑर्थोपेडिक के एचओडी हैं केजीएमयू लखनऊ के, वो मौजूद हैं। डॉक्टर रामजी सिंह जी एम्स कल्याणी पश्चिम बंगाल के डायरेक्टर, वो भी हम लोग के बीच मौजूद हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं। हम लोग के बीच गिरीश सांघी जी, पूर्व सांसद और देश के बहुत वरिष्ठ राजनेता, सीनियर पार्लियामेंट्रियन रहे, बड़े पत्रकार भी हैं, वो मौजूद हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं। डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय जी जो झारखंड स्थित देवघर में एम्स के डायरेक्टर हैं, आपका हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर रमाशंकर दुबे जी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे, आजकल वो गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी गांधीनगर में वाइस चांसलर हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं। श्री मनोज गोयल जी हम लोगों के मित्र हैं, युवा उद्यमी हैं छत्तीसगढ़ से, आपका स्वागत करते हैं। बलिया के रहने वाले और एम्स दिल्ली में कम्युनिटी मेडिसिन के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर संजय राय जी हम लोग के बीच मौजूद हैं, जो भारत सरकार के साथ मिलकर लगातार कोविड के टास्क फोर्स के संचालन में अहम भूमिका निर्वहन कर रहे हैं। आपका भी हम स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। इस वेबिनार में डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी को जुड़ना है, जो हरिभूमि, जनता टीवी और INS 24 के चीफ एडिटर हैं। अब तक वो कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, हम उनकी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनका भी स्वागत इस वेबिनार में करेंगे। वो हम लोगों के एमिनेंट स्पीकर हैं, वो बहुत जल्द इस वेबिनार में जुड़ने वाले हैं। और मैं आग्रह करूंगा श्री मनोज गोयल जी से कि वो अपनी बात रखें। समय थोड़ा कम है, पैनल बड़ा है, सबको बोलना है, तो 4 से 4.5 मिनट में सब लोग अपनी बात रखेंगे। महामहिम को और भी कार्यक्रम में जाना है। श्री मनोज गोयल जी। माननीय महामहिम जी, हमारी छत्तीसगढ़ के राज्यपाल सुश्री अनसुईया उइके जी को बहुत बहुत प्रणाम। आज की हमारी चीफ गेस्ट हैं स्वामी जी
अभिषेक ब्रह्मचारी जी को बहुत बहुत प्रणाम। हमारे जितने एमिनेंट स्पीकर हैं सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। और आज देश में इतनी बड़ी महामारी में सबने सहयोग किया है, और हमारे डॉक्टर्स जो हैं, जो जो बड़े बड़े संस्थानों को देख रहे हैं, उनको बहुत बहुत वंदन। आज का जो विषय है रूरल इंडिया को लेकर रखा गया है, मुझे रोहित जी ने बताया। तो रूरल इंडिया में हम जो देखते हैं, कुछ पॉजिटिव भी बातें हैं, कुछ निगेटिव बातें हैं। पॉजिटिव बातें तो हमको जो समझ में आई, जो मेरे कई मित्र गांव में रहते हैं, हमारे यहाँ करीब सारी कंपनियां मिला के 4,500 लोग काम करते हैं। तो जो लोग गांव में गए, जो गांव से वापिस आए, तो एक बहुत अच्छी बात गांव से पता चली कि गांव जाने पर सबको सरकारी स्कूलों में आइसोलेट किया गया, और सबकी वहीं भोजन की व्यवस्था की गई। इसमें सभी गांव वालों ने मिलकर, खासकर युवाओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया और सबकी व्यवस्था गांव में की। और कहीं कहीं तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी गांव में लेकर आए और व्यवस्था की। जो आज ऑनलाइन क्लासेस गांव में चल रही हैं, उसका एक बड़ा फायदा मिला कि स्कूल जितने खाली हैं और स्कूलों में जो भोजन की व्यवस्था है, उस व्यवस्था से जो लोग अभी कोविड से संक्रमित हैं उनका उपचार किया जा रहा है। और एक बहुत अच्छी बात है जो सुनने को मिली कि गांव में, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में खासकर ग्राम पंचायतों में साबुन, सैनिटाइजर ग्राम पंचायत सबको अवेलेबल करा रही है। और जनरली जो जनरल स्टोर्स हैं उनका उन्होंने टाइम सेलेक्ट कर दिया, उसी टाइम पर वो खुल रहे हैं। जो व्यवस्थाओं में दिक्कत आई, जनरली डॉक्टर्स की दिक्कत आई, जो डॉक्टर गांव में अवेलेबल नहीं है। छोटे छोटे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और ऑक्सीजन कम होने पर उनको शरीर त्यागने के अलावा और कोई उपाय नहीं बच रहा है। एक तो ऑक्सीमीटर जो शहरों में इजीली अवेलेबल है, वो गांव में सबको अवेलेबल नहीं हो पाता है। प्रथम वेव में तो गांव प्रभावित नहीं थे, अभी जो सेकंड वेव आई है इसमें गांव बहुत प्रभावित हुए हैं। और मृत्यु दर आप देखेंगे तो जो जिनको ऑक्सीजन की व्यवस्था हो नहीं पाई है, जिनको पता नहीं चला, जो अपन कहते हैं हाइपो जो हुए, जो जिनको ऑक्सीजन की कमी हुई, वो बड़ी दिक्कत में रहे और वो रिकवर भी नहीं कर पाए। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हमको देखने को मिली। ये समस्या अब मुझे लगता है कि जो ऑक्सीजन की जो व्यवस्थाएं अभी जो जनपदों में हो रही है, इससे दूर होनी चाहिए। मेरा तो यही कहना है कि इतना भारत सशक्त होकर अभी कोविड से लड़ रहा है, इसमें इतनी बड़ी महामारी से हमारे जो महामहिम ने भी बहुत लोगों से बात करके और छत्तीसगढ़ में जो व्यवस्थाओं को संभाला है, उससे भी बहुत फर्क पड़ा है। उससे भी हमको बहुत फर्क पड़ा है और उससे बहुत फायदा हुआ है। मैं उनका दोबारा वंदन करना चाहूंगा, जो आज उन्होंने पिछले 1 साल में जो छत्तीसगढ़ में जो व्यवस्थाओं में सहयोग किया है, और जो लोकल प्रशासन यहाँ पर जो मेहनत कर रहा है, उसकी हमेशा तारीफ करनी होगी। जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हमारे, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे हमारी नर्सेस हों, डॉक्टर्स हों, और जो युवा हैं, युवाओं ने अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए आज इस कोरोना के समय में बहुत मेहनत की है। और ये कोरोना का समय तो चले जाएगा, लेकिन जो व्यवस्थाएं आज भारत में स्वास्थ्य की बन रही हैं, ये सदा सदा हमको काम आएंगी। इसलिए कोरोना के समय में अभी हमको कॉन्फिडेंस की जरूरत है और अपने आप का ध्यान रखने की जरूरत है। जितनी जल्दी वैक्सीनेशन होगा गांव में, वैक्सीनेशन यदि स्पीड से होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोविड पे हम लोग जल्दी जीत पाएंगे और हर्ड इम्यूनिटी जिसे हम लोग कह रहे हैं, वो हम काबिज कर पाएंगे। इसीलिए वैक्सीनेशन सबसे जरूरी है और खासकर गांव में बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ जो बस्तर अंचल है, इसमें बहुत लोगों ने वैक्सीनेशन में बहुत स्पीड से पार्टिसिपेट किया और खूब लोगों ने वैक्सीनेशन लगाया। लेकिन जो भ्रम फैले हुए हैं गाँव के अंदर, उसके कारण बहुत से गाँव में लोग वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं। मेरी उनसे भी अपील है कि सभी वैक्सीनेशन कराएं, और वैक्सीनेशन कराने से देश में हार्ड इम्यूनिटी बनेगी। और सरकार से और प्रशासन से अपील है कि बहुत जल्दी से जल्द पूरे भारत में वैक्सीनेशन हो, खासकर गांव में, ताकि जहां पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है, स्वास्थ्य सेवाओं की अवेलेबिलिटी नहीं है, वहां पर हम हार्ड इम्यूनिटी हम बना पाए। इसी के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम।
Thank you very much, Manoj ji. I would like to invite Dr. Jignesh Reddy, Senior Consultant from AIG Hospital, Hyderabad, that he express his views on the issue COVID and Rural India webinar. Dr. Jignesh. Thank you. Thank you, Rohit ji, for inviting me into this webinar. And I would like to thanks to all the all the panel members here, especially Chief Guest Ms. Anusuya ji and Swami ji. I have got an opportunity to meet Swami Abhishek ji 3 years back. I was very fascinated by his commitment towards social development. मेरी हिंदी थोड़ी कमजोरी है, so I would like to speak in English if it's not a problem. So now, as we are in the declining stage of COVID, I think our main focus and all the efforts have to be towards preventing another COVID wave, and we should not be caught unaware from a third wave. As many of you might be knowing, that Supreme Court has taken a sumo moto argument about the third COVID wave and its impact on children and in the rural areas especially. Now, coming to vaccination, we are getting reports of how the rural divide has become more visible in the vaccination. There are reports that urban areas are getting a vaccination of up to 30% in some metros, but rural areas it's even difficult till June, when 21 crore 80 lakh vaccines have been given over the country. It's not even crossing 10%. There's a huge vaccine divide. Even the Coven app, which is a great effort, nowhere in the world such an app was created for vaccination, but that is excluding a lot of rural households. So something has to be done on that effort. How technology has to be adapted to this. Government has started a helpline number. Much has to be done. There are many youth entrepreneurs who are coming up. There is something called Robinhood app, which have come through recently, which is helping poor rural elderly egalitarian people to go to the vaccine centers. That's a great thing. I think many of us have to promote, educate people, and then support these youth who are coming up with new ideas. I've also come to know about one a startup based in Manipal, a semi-rural area, which a young person is an engineer who started this company in 2017 and got approval with patents in 2019. This helps in carrying the vaccines. The 200 vaccines can be carried in the back as a bag, and this helped in vaccinating before COVID also in tribal areas of the Northeast. So the youth's efforts in COVID is exemplary, and it's something that everyone has to understand and then help everyone. और एक बात, when I'm coming to the rural infrastructure, I've gone through the numbers. There is adequate rural infrastructure, at least for vaccination, but there is huge divide in supply to the rural areas. I think that one thing has to be dealt with. And improving rural infrastructure, government funding has, as everyone knows, has to improve in that. And role of youth volunteers has to increase. In Andhra Pradesh, there is something called volunteer program, where each 50 households has a village volunteer of the same village. In the first wave of COVID, this village volunteer, a youth, has helped in creating COVID clusters, in segregating COVID cases in the village areas. The same youth volunteers are now being used for vaccination and for testing. Something like this has to be done in the national level. And there is bright side at the end of the tunnel. That's what I wanted to end this. Thank you for giving the opportunity. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जिग्नेश जी। मैं आग्रह करूंगा KGMU के पैडियाट्रिक्स ऑर्थोपेडिक्स के HOD डॉक्टर अजय सिंह जी से कि वो अपनी बात रखें। डॉक्टर अजय सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी ऑर्गेनाइजर्स को, स्पेशली महामहिम राजपाल जी और स्वामी जी का, कि आपने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी। और ये बहुत ही एक सामयिक विषय है कि कोविड हम लोगों ने भारतवर्ष में फेज 1 देखा, फेज 2 देखा,
और ऐसा बताया गया कि फेज 1 में ग्रामीण क्षेत्र उतने प्रभावित नहीं हुए जितने कि फेज 2 में हुए। लेकिन मैं कुछ बातें यहाँ पे स्पेशल रखना चाहता हूँ, वो ये कि जो थर्ड वेव है, हम लोगों ने सेकंड वेव को तो बहुत ज्यादा कंट्रोल में करने की में सफलता शायद प्राप्त करी है, लेकिन बहुत जरूरी है कि हम थर्ड वेव जो कि कहा जा रहा है आएगी, और जिसमें बच्चे हमारे विशेष रूप से ज्यादा प्रभावित होंगे, ऐसा हम लोग सोच रहे हैं। तो हमको ना सिर्फ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने सोच, अपनी पॉलिसीज सभी को बदलना पड़ेगा। हमारा ग्रामीण क्षेत्र जो है उसमें हमारे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब पीएससी, सीएससी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खोलना नहीं है, बल्कि उसमें काम करने वाले क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं कि नहीं, फार्मासिस्ट हैं, सिस्टर्स हैं, उनकी संख्या वास्तव में काफी कम है। ऐसे में वैक्सीनेशन के साथ साथ रोकथाम के साथ जो भी सीरियस मरीज हों उनका उपचार, और यदि वो सीरियस हैं तो उनको सही समय पे किसी अच्छे ऐसी फैसिलिटी सेंटर में भेजना, ये बहुत बड़ी चुनौती है जिसको हमको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। इसी के साथ मैं इस बात पे भी आपका अटेंशन ड्रॉ करना चाहूंगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज कहा जाता है कि इस बीमारी का कोई पक्का इलाज अभी तक नहीं आया है, और सभी चीजें जो चल रही हैं वो हिट एंड ट्रायल है। तो सबसे बड़ी चीज है कि हम किस तरीके से अपनी इम्यूनिटी अंदर से, जो हमारी इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ने की जो ताकत है, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और हमारा खान पान वगैरह किस प्रकार से इस प्रकार का हम बनाएं कि हमारी इम्यूनिटी हो अच्छी। इस पे हमको ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, खास तौर से बच्चों को जागरूक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी मिथ्स, जो एक तरीके की शंकाएं हैं लोगों के दिमाग में, ना सिर्फ शहरों में बल्कि रूरल एरिया में भी काफी हैं, कि वैक्सीनेशन कराने से या हॉस्पिटल में जाने से कुछ नुकसान उनको हो सकता है, उनके परिवार को हो सकता है। ऐसे में हमें लगता है कि गांव के जो जो टीचर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, और इस टाइप के जो सोशल वर्कर हैं, या जो पंचायती राज के जो सदस्य हैं, वो लोग यदि जो हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उनको सही प्रकार से लोगों को समझाएं, तो शायद हम लोग आने वाली जो समस्या जो फेज 3 में आने वाली है, उन पे हम लोग समय से पहले ही अपने आप को रोक पाएंगे, अपने आप को बचा पाएंगे। और मैं एक अपील करता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में भी इस बात की बहुत ज्यादा एजुकेशन देना चाहिए कि किस प्रकार से रोकथाम इसको किया जाए। वह इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अजय कुमार जी। हम लोग के बीच डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, जो देश के बड़े पत्रकार हैं, बड़े समालोचक हैं, बड़े लेखक हैं, हरिभूमि समाचार पत्र, जनता टीवी चैनल और INS 24 के प्रधान संपादक हैं। हम आग्रह करेंगे उनसे कि कोरोना और ग्रामीण भारत विषय पर वो अपने विचार रखें। आदरणीय डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी। आदरणीय डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, लगता है उनका लिंक गड़बड़ हो गया है। डॉक्टर साहब, आप सुन पा रहे हैं हम लोगों को? डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी साहब सुन पा रहे हैं हम लोगों को? नीलम जी, लगता है नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है। मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एम्स नई दिल्ली के कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर संजय राय जी से आग्रह करूंगा वो अपनी बात रखें। डॉक्टर संजय राय जी, कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट, एम्स दिल्ली। धन्यवाद रोहित जी, और सभी लोगों को नमस्कार। महामहिम मैडम अनुसुईया जी को मेरा प्रणाम। और आवाज धीमे आवता, तनी जोर से बोलिए, वॉइस में कुछ प्रॉब्लम बा। अब आ रही है आवाज मेरी?
जी बिल्कुल आ रही है। सॉरी, मैं थोड़ा माइक दूर था। डॉक्टर रामजी सिंह साहब मुस्कुरा रहे हैं भोजपुरी पर। भोजपुरी हम लोग बलिया से जुड़ा हुआ हूँ, तो भोजपुरी तो हमेशा ही बोलता हूँ, और हम हमेशा बोले नहीं, मैंने हम ये कह सके नहीं, बट यहाँ पे सभी लोग भोजपुरी नहीं यही से समझते। वहाँ के यही से मुस्कुराता नहीं कि आपन बोली सुने के मिला था जी। तो अभी जो हम रूरल इंडिया पे चर्चा कर रहे हैं, सभी लोगों ने चर्चा की, एक तो दो चीज, थर्ड वेव के बारे में, और रूरल इंडिया में रियली सेकेंड वेव में जिस तरीके से केसेस आए। सिर्फ फर्स्ट वेव हमारा प्रीडोमिनेंटली अर्बन में था, नो डाउट, और पेरी अर्बन में, बट जो सेकेंड वेव आया रूरल में भी गया, और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूरल के लिए गाइडलाइंस ऑलरेडी जारी की है, क्योंकि रूरल में हमारे पास टेस्टिंग की व्यवस्था नहीं है, मैनेजमेंट की व्यवस्था नहीं है, तो कैसे विलेज लेवल पे किया जा सकता है, इसके लिए ऑलरेडी करीब 2 हफ्ते हो गए गाइडलाइंस को जारी किए हुए, और वह काफी कुछ है कि मैनेज किया जा सकता है, टेस्टिंग से लेके इवन जो आशा है उनके पास पल्स ऑक्सीमीटर से देखे कि ऑक्सीजन का मेजरमेंट करना और देना और रिफरल करना, इस सब पे फोकस किया गया है। तो इसलिए वो ऑलरेडी है, उसको हमें और स्ट्रेंथन करना है, क्योंकि अगर थर्ड वेव आती है किसी भी वेव के लिए, थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ वेव के लिए हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए, या इससे भी कोई बड़ा दूसरा वायरस आ गया, इस टाइप का पेंडेमिक किसी ने उम्मीद नहीं की थी, इसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। सिर्फ थर्ड वेव का तैयारी का कोई मतलब नहीं होता है, हमें हमेशा अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। लेकिन जो थर्ड वेव की बात हो रही है बच्चों में, उस बच्चों में उसका इतना साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, मैं बताऊं क्यों मैं ये कह रहा हूं, और कि अभी मैं यहाँ पे बच्चों में वैक्सीन ट्रायल हम लोग कर रहे हैं, तो बहुत से लोगों का एप्लीकेशन है, जितनी मुझे चाहिए उससे 10 गुना ज्यादा लोगों ने, पेरेंट्स में इतनी पैनिक है कि लोग आके जो है कि मैं अपने बच्चों को इनरोल करना चाहता हूँ। तो एक 3 दिन पहले किसी मदर ने मुझे फोन किया, मैंने कहा कि देखो बच्चों में, उसको समझाना चाहिए कि साइंस क्या है, बच्चों में अभी तक कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही सीवियर डिजीज है, बच्चों में ये माइल्ड डिजीज है, कल कोई नया वायरस आता है तो ये वैक्सीन नहीं ये कर पाएगा उसको, अभी आप रहने दीजिए, कोई इसकी जरूरत नहीं लग रही, और ऐसा नहीं है कि बच्चों में इन्फेक्शन नहीं हुआ है। उसने कहा कि आपके लिए कहना बहुत आसान है कि बच्चों को मत कीजिए, मेरी बेटी ने ये पूछा, उसकी बेटी 11 साल की है, कि क्या थर्ड वेव में सारे बच्चे मर जाएंगे, ये इसलिए वो बच्चा पूछ रहा है। और सोचो ऐसे बच्चों पे मानसिक कितना हम दबाव डाल रहे हैं, उनके डेवलपमेंट में कितना अननेसेसरली हम ये बातें कर रहे हैं थर्ड वेव की, जिसका कोई साइंटिफिक बेसिस आज की डेट में नहीं है, या वेस्टेड इंटरेस्ट में हो सकता है, साइंटिफिक बेसिस नहीं है। थर्ड वेव तब आ सकती है बच्चों में जब बच्चे इन्फेक्ट नहीं हो। कोई भी सीरो सर्वे देख लिया जाए, कंट्री लेवल पे आईसीएमआर ने कराया था दिसंबर में, 21% एडल्ट थे, 27% उसमें बच्चे थे। एक बार बच्चों को इन्फेक्शन हो गया तो प्रोटेक्टेड है। दिल्ली का सीरो सर्वे में बताऊं, 51% एडल्ट थे और 56% बच्चे थे। बच्चों में चूंकि इतनी माइल्ड है कि बच्चों में इन्फेक्शन नहीं होता, ऐसा नहीं है, बच्चों में सिम्टम्स नहीं आते, और इसलिए जो है बच्चों में वो हमें दिखाई नहीं देते। बट इसके लिए समझने के लिए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना पड़ता है, वो टेम्परामेंट हमारा साइंटिफिक होना चाहिए, बच्चों में होगा, बच्चों में होगा। और ये हम आके टीवी पे बैठ के डिस्कस करते रहते हैं, जितने वहां डिस्कस करने वाले थे उसके एक्सपर्ट वो नहीं है, उनको एक्सपर्टाइज नहीं है, और इसका जो है बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये वर्ड जो है मतलब बहुत ही पेनफुल था कि बच्चे मर जाएंगे। कोई माँ अगर अपने करे कि उसकी बेटी ने ये पूछा उससे सवाल, रियली वो मुझे विचलित करने वाला था। मैं ये बता सकता हूं कि मैं उससे विचलित हो गया था इस सवाल के जवाब। और इसका अभी की डेट में कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें तैयार नहीं रहना चाहिए, हमें तैयार रहना चाहिए। किसी भी वेव के लिए, तीसरी, चौथी या पांचवी वेव के लिए तैयार रहना चाहिए। इस टाइप के वायरस जल्दी नहीं जाते हैं, चाहे वो हम कितना भी वैक्सीनेशन कर लें, कुछ भी कर लें, वह एक धीरे धीरे ही जाएंगे और जाएंगे, वह हमें पता है। लेकिन इस टाइप का माहौल बना के, इस माहौल में वेस्टेड इंटरेस्ट ज्यादा लगता है, साइंटिफिक कम लगता है, और वेस्टेड इंटरेस्ट सिर्फ ये हो सकता है कि वैक्सीन जो है इस ग्रुप में हमें देना है। आज की डेट में एडिशनल बेनिफिट बच्चों को वैक्सीन देने से मुझे समझ में नहीं आता। एडल्ट में समझ में आता है कि एडल्ट में यह जो है सीवियरिटी कम करता है, डेथ कम होगी, हॉस्पिटलाइजेशन कम होगा वैक्सीन देने से। बच्चों में अभी सीवियरिटी अगर नहीं हो रही है, रेयर सीवियरिटी हो रही है। वैक्सीन के अपने कुछ नोन अननोन भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। एडिशनल बेनिफिट आज की डेट में इस टाइप का वायरस जो सर्कुलेशन में है,
एडिशनल कोई बेनिफिट मुझे नहीं नजर आता है। लेकिन इस टाइप का माहौल बना के हम पेरेंट्स में पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए। बच्चों पे जिस तरीके का प्रेशर है, तो मेरा सभी लोगों से ये है कि अगर कोई कहता है तो उनसे पूछिए कि आपके पास साइंटिफिक एविडेंस क्या है। अब ये ऐसा नहीं है कि वायरस बिल्कुल ही नया है, हमें नहीं पता है। मैं भी 1 साल पहले संभावनाओं की बात करता था, अब काफी एविडेंस जनरेट हो चुके हैं और हमें उस एविडेंस को यूज करना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि किसी ने कह दिया कि कौवा कान लेके चला गया, हम उसके पीछे दौड़ते रहें। साइंटिफिक एविडेंस होना चाहिए। अगर कोई साइंटिस्ट कहता है तो उससे हमें पूछना चाहिए कि क्यों ऐसा है। तो यही है, और डेफिनेटली किसी भी वेव के लिए हमें पूरी तरीके से तैयार रहना चाहिए। हो सकता है इससे बहुत बड़ा हो, इस वायरस से तो नहीं, बट इससे कोई नया भी वायरस आ जाए। जिस टाइप से ये वायरस आया है, हम ये नहीं कह सकते कि इतना नेचुरल में इस तरीके से आके कोई प्रभाव डाल सकता है। तो आजकल जो है बायो टेररिज्म हो सकता है, कोई भी इस टाइप के वायरस को डाल सकता है। तो हमें तो हमेशा उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, चाहे अर्बन एरिया हो, रूरल एरिया हो। इससे भी बहुत बड़े वेव के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रहना चाहिए। इसके साथ मैं अपने वाणी को यहीं विराम दूंगा। धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे मौका दिया, आप लोगों के साथ ये शेयर करने को मुझे मिला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर संजय राय साहब। आपने एक शब्द बोला बायो टेररिज्म, इसको भी बाद में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए देश के बड़े पत्रकार, समालोचक, लेखक, विश्लेषक, हरिभूमि ग्रुप के प्रधान संपादक, जनता टीवी के प्रधान संपादक, INS 24 के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी हम लोगों से जुड़ चुके हैं। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर हिमांशु जी से कि वो अपनी बात रखें। डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी। नहीं, अच्छा इंग्लिश है। आवाज नहीं आ रही भैया, वी आर नॉट गेटिंग यू। मुझे उम्मीद है अब आवाज आ रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद रोहित जी। धन्यवाद भैया। द्विवेदी जी नमस्कार। जी प्रणाम मैडम। सबसे पहले तो मैं हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के महामहिम सम्मान्य अनुसुईया उइके जी को सादर प्रणाम करता हूं कि ऐसे गंभीर अवसर पर उन्होंने समय निकालते हुए इस वेबिनार के अंतर्गत शिरकत की है। और साथ ही मैं स्वामी जी अभिषेक ब्रह्मचारी जी को भी सादर प्रणाम करता हूं, जिनकी पहल पर इतने सारे लोगों को एक मंच पर जोड़ने का प्रयास रोहित जी के द्वारा किया गया। और तमाम चिकित्सा जगत से जुड़े हुए और अन्य भी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग इस वेबिनार में शामिल हैं। जो विषय है कोविड और ग्रामीण भारत के संदर्भ में, तो कुल मिलाकर पिछला 1.5 साल जो गुजरा है, न केवल इस देश का बल्कि दुनिया का, वह पिछली 3 पीढ़ियों के लिए ये पहला अनुभव है। इस प्रकार की विभीषिका, इस प्रकार के परिदृश्य की कल्पना ना तो हमारे जहन में थी, ना ही हमें प्रत्यक्ष साक्षात्कार इसका मिला था। इतिहास के पन्नों में बताते हैं तो 1918 से 1920 के समय पे स्पेनिश फ्लू के संदर्भ में बताया जाता है कि ऐसी किसी विभीषिका से मानव जाति का सामना हुआ था। भारत के संदर्भ में लेकिन मैं अपनी बात को कहता हूं, और जिस ग्रामीण भारत के संदर्भ में उसी को लेकर अपनी चिंताओं को साझा करता हूं। ये कितने अजीब से दृश्य हैं कि जिस को सबसे बेहतर औजार बताया जा रहा है वैक्सीनेशन को, उस वैक्सीनेशन के संदर्भ में समाज के एक बड़े वर्ग के अंदर जो भ्रांति है वो तमाम प्रयासों के बावजूद भी विद्यमान है। ये सबसे ज्यादा अचंभे की और चिंता की बात है। और ग्रामीण क्षेत्रों के संदर्भ में ये चिंता की बात इसलिए बढ़ जाती है जब हम उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ये दृश्य देखते हैं कि जब वैक्सीनेशन टीम कहीं पर जाती है और लोग वैक्सीन लगवाने के स्थान पर नदी में कूद पड़ रहे हैं, ये दृश्य हम जब चैनल पर देखते हैं तो अपने आप में समझ में नहीं आता है कि हम जा कहाँ रहे हैं, या हमारी अपने तंत्र के अंतर्गत अफवाहों को रोकने की कोशिश सफल क्यों नहीं हो पाती है। ये भी दृश्य हमें देखने को मिल रहे हैं तमाम जगहों से कि वैक्सीनेशन टीम जो गांव में या कस्बों में जा रही है तो लोग उस पर हमला कर दे रहे हैं, और जो वैक्सीन का काम करने के लिए गए हैं उन्हें मारा पीटा जा रहा है। एक तीसरा दृश्य असम के संदर्भ में कल ही देखने को आया है कि एक कोविड सेंटर में एक मरीज की मौत हो जाती है तो वहां पर ड्यूटी दे रहे डॉक्टर को बुरी तरीके से मारा पीटा जा रहा है। आज ही की खबर है कि 24 लोगों को उनमें गिरफ्तार किया गया है। तो इस प्रकार की चुनौतियों के दौर से हम गुजर रहे हैं, तो हम अपनी चुनौतियों को समझें। हमारे पास में चुनौती केवल कोरोना के मरीज नहीं है, हमारे पास सबसे बड़ी चुनौती है कोरोना के संदर्भ में समाज में व्याप्त भ्रांतियां, समाज में व्याप्त आशंकाएं, समाज में व्याप्त अंधेरा। ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हम समझ ही नहीं रहे हैं कि ये विभीषिका
किस कदर हमारे आसपास है। और समाजवादी पार्टी के एक जिम्मेदार सांसद हैं उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले, उनका आज ही एक बयान है, और वो बयान ये आया है कि इस प्रकार की विपदा इसलिए है क्योंकि देश की सरकारों ने शरीयत कानून के अंदर हस्तक्षेप किया है। इसके कारण इस प्रकार की आपदा का सामना हिंदुस्तान को करना पड़ रहा है, और ऐसी आपदा और भी होगी क्योंकि हमने शरीयत में हस्तक्षेप किया है। तो अगर जिम्मेदार जगहों पर बैठे हुए लोग इस प्रकार के बयान देंगे, इस प्रकार की बात करेंगे, तो जो दृश्य हम देख रहे हैं इससे भी बड़े स्तर पर दृश्य देखने के लिए हम मजबूर होंगे। हमें एक बात समझने की जरूरत है कि जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो उस समय पे सरकारों के द्वारा जो कदम उठाए गए थे, खासतौर पर लॉकडाउन के संदर्भ में, इसलिए कार्य क्षेत्र बहुतायत वह शहरी था। शहर में हमारे पास अपेक्षाकृत ज्यादा बेहतर संसाधन थे, शहर में सामाजिक संगठन भी तमाम कारणों से ज्यादा सक्रिय थे, तो हम उसका मुकाबला कमोबेश बेहतर तरीके से कर पाते हैं। लेकिन दूसरी लहर में हमें जो सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा है वो ये है कि हमारे पास वैसे संसाधन नहीं है, जितने बड़े स्तर पर संक्रमण है उसके मुकाबले में ना तो हमारे पास टेस्टिंग की सुविधा है, ना ट्रेसिंग की सुविधा है, और ना ही ट्रीटमेंट की सुविधा है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में हमारी चुनौती ज्यादा बड़ी हो जाती है, और जब चुनौती इतनी बड़ी है तो उसका एक ही तरीका है, वो है जागरूकता। जागरूकता के स्तर पर सबसे बेहतर तरीका यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन कार्यक्रम को बेहतर तरीके से क्रियान्वित ग्रामीण क्षेत्रों में करें, क्योंकि शहरी क्षेत्र में तो एक बार आदमी संक्रमित हो रहा है तो इलाज के लिए कुछ सुविधाएं भी हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जब तक में हमें पता चलेगा कि व्यक्ति संक्रमित हुआ है तब तक वो बचेगा भी, इसमें भी संशय है। बड़े स्तर पर आप ये महसूस करते हैं, हम मीडिया के क्षेत्र में बैठे हुए, कि ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही मौतों के संदर्भ में ये पता ही नहीं चलता है, उसकी मौत भी हो जाती है कि वो कोरोना संक्रमित था या किसी अन्य कारण से मारा गया। मैं इससे पूर्व वक्ता की बात सुन रहा था डॉक्टर साहब की, उनकी इस बात से मैं 100% सहमत हूं कि इस आपदा को भी कुछ लोग अवसर में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों के संदर्भ में एक वातावरण बना दिया गया है कि अगली लहर बच्चों के संदर्भ में होगी। किस आधार पर आप कह रहे हैं कि अगली लहर बच्चों के लिए खतरनाक होगी? केवल इसलिए कि कुछ फार्मा कंपनियों को वैक्सीनेशन की दृष्टि से एक नए टारगेट को टारगेट करना है, ये बात सही नहीं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के संदर्भ में मैं जरूर इस बात पर कायम हूं कि अगर अपने ग्रामीण परिवेश को आपको कोरोना की महामारी से बचाना है तो शहरों से भी ज्यादा बेहतर तरीके से प्राथमिकता के साथ जरूरत है सरकारों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में वैक्सीनेशन कार्यक्रम को अंजाम देने की। सुनिश्चित कीजिए कि कोई गांव बच ना जाए जहां के लोग वैक्सीन न लगवा लें। वैक्सीनेशन कार्यक्रम के अंतर्गत एक बड़ी खामी है, मैं बहुत विनम्रता के साथ इस कार्यक्रम में साझा करना चाहता हूं, वो ये कि आप तकनीक के साथ जोड़ते हुए वैक्सीनेशन कार्यक्रम को कर रहे हैं। आप चाहते हैं लोग कोविन पोर्टल पे जाएं, कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें, फिर आप उनको वैक्सीन देंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के संदर्भ में यह अपेक्षा जायज नहीं है। भारत के संदर्भ में तो बिल्कुल भी जायज नहीं है। कई आदिवासी इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी ढंग से बिजली भी नहीं पहुंची है। आप दूरसंचार की सुविधाएं तो छोड़ दीजिए, और वहां के संदर्भ में उन्हें वैक्सीन लगने की पात्रता तब होगी जब वो कोविन के ऐप में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तभी आप उन्हें देंगे। अति है। मुझे लगता है कि देश की सरकार और राज्य की सरकारों को तुरंत कार्यक्रम बनाना चाहिए जिसके अंतर्गत सुदूरवर्ती गांवों को पहले प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेट करने की जरूरत है। और वो जरूरत इसलिए है कि बाकी जगहों पर संक्रमित होने पर इलाज की सुविधा है। उन इलाकों के संदर्भ में सबसे बड़ी विफलता हमारी ये होगी सरकार के स्तर पर, समाज के स्तर पर, कि वो लोग संक्रमित होकर शायद इलाज के अभाव में मर जाएं और मरते समय भी ये जान ना पाए कि उनकी मौत का कारण ये कोरोना है। इस तकलीफ को अगर हम यहाँ बैठकर महसूस नहीं करेंगे बड़े शहरों में बैठे हुए लोग, तो ये अपने आप में मानव होने पर कलंक होगा। सबसे पहले वंचित वर्ग हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए। मैं इस कार्यक्रम में मूल बात यही कहना चाहता हूं कि हम जितने भी अभी कार्यक्रम देख रहे हैं, जितनी भी चीजों के संदर्भ में बात कर रहे हैं, जितना बड़ा शहर वो उतनी प्राथमिकता में है। देश की सरकार हो, अदालतें हो, सब इस बात की चिंता कर रहे हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं, दवाई की कमी से मर रहे हैं, रेमडेसिविर के संदर्भ में मर रहे हैं। दिल्ली में बैठे हैं तो उनकी चिंता हो जा रही है, और जो बस्तर के आदिवासी इलाकों में बैठा हुआ है, जो जान भी नहीं पा रहा है कि उसके साथ हो क्या रहा है, उसके संदर्भ में कौन सोचेगा, उसके संदर्भ में कौन करेगा, उसके दुख, उसकी दर्द, उसकी तकलीफ का समाधान किसके माध्यम से मिलेगा, ये हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए और समाधान के लिए पहली प्राथमिकता भी होनी चाहिए। तो मैं आग्रह करता हूं इस वेबिनार के माध्यम से, खासतौर पर जिस वंचित वर्ग से स्वयं हमारी महामहिम राज्यपाल ताल्लुक रखती हैं,
कि वह इस वेबिनार के अंतर्गत आने वाले तमाम निष्कर्षों में एक निष्कर्ष इसको भी शामिल करें कि जो वंचित वर्ग है, जो सुदूर ग्रामीण इलाकों में रह रहा, चाहे किसी भी समाज से आता हो, वो वर्ग है, वो सरकार की वैक्सीनेशन नीति के अंतर्गत पहली प्राथमिकता में आना चाहिए, क्योंकि उसकी चिंता करना, उसकी तकलीफ को दूर करना, उसको कष्टों से बचाना ना केवल सरकार का बल्कि समाज का पहला दायित्व है। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी बात को रेखांकित करना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में पहुंच विहीन इलाकों को पहले पहुंचा जाए और वहां के लोगों की सुरक्षा को अपनी पहली जिम्मेदारी समझी जाए। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम मनुष्य होने के प्राथमिक धर्म को निभा पाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बात को सुनने के लिए। सादा प्रणाम। धन्यवाद डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी। पत्रकार जो समाज का चौथा खंभा होता है, उसकी जिम्मेवारी सबको पारदर्शिता के साथ विश्लेषित करने की होती है। आपने पक्ष प्रतिपक्ष दोनों के संदर्भ में जिस प्रकार से बात को रखा और जिस प्रकार से समाज के अंतिम व्यक्ति और सुदूर देहात में वंचित वर्ग के लोगों के संदर्भ में अपनी बात को रेखांकित तरीके से रखने का काम किया, वो एक बहुत बड़ी बात है। हम आपको आभार व्यक्त करते हैं। मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मणिपाल दिल्ली में सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और देश के बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्टर युगल किशोर मिश्रा जी से आग्रह करूंगा वो अपनी बात रखें। डॉक्टर युगल मिश्रा जी। धन्यवाद रोहित। सबसे पहले तो मैं आपको नमन करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में मुझे शरीक करने का मौका दिया। आदरणीय महामहिम राज्यपाल छत्तीसगढ़ रसोईया जी, हमारे स्पिरिचुअल गुरु स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी, आपने इनका दर्शन मुझे कराया था। मुझे याद है जब हम बनारस से दिल्ली आ रहे थे फ्लाइट में, मैं आपको नमन करता हूं। आदरणीय रामशंकर दुबे जी साहब, वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात, और मेरे सह कार्यक्रम में पार्टिसिपेंट्स, बहुत सारे उचित बातें कही गई, तमाम चीज़ों से सबको अवगत कराया गया। मैं कुछ चीज़ों को कहूँगा जो कि ये देखा जाएगा कि क्या पाश्चात्य देशों में क्या हो रहा है और हमारे देश में क्या हो रहा है और क्या लाजमी है। वैक्सीन जरूरी है, पर उससे पहले जो ये सेकेंड वेव आई है उससे हमें क्या सीखना है और फर्स्ट वेव से हमने क्या नहीं सीखा, ये संदर्भ में ग्रामीण लोगों को जो बीमारियां हो रही थी और कैसे उनको आगे चल के बचाया जाए। भारत का जो इनकी स्थिति है वो अजीब तरह की। हमारी 65% पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है, जहां की सिर्फ 20% देश के डॉक्टर हैं जो वहां अपनी सेवाएं दे पा रहे हैं। जो गांव है वहां के 89%, करीबन 90% लोगों के पास किसी भी तरह की मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है। सिर्फ 10% लोगों के पास है, वो भी जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, सेना से हैं या सरकारी कर्मचारी हैं उनके। जबकि शहरों में करीब 80% लोगों के पास मेडिकल इंश्योरेंस है। ये ताकत है उनकी। इसके साथ में जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो ज्यादातर केंद्रित हैं बड़े शहरों में। खुद टर्सरी हॉस्पिटल में काम कर रहा हूं, पिछले 35-40 साल से मैं दिल्ली में ही विदेश में था, जबकि मैं पैदा हुआ हूं मध्य प्रदेश के गांव में, और वहां की स्थिति से मैं पूरी तरह से परिचित हूं। पहली वेव जब आई थी, बड़े सारे कर्मी जो शहरों में काम कर रहे थे वो वापस गए थे। उस समय लोगों में कोरोना की स्थिति इतनी ज्यादा भयावह नहीं थी। जो मजदूर वापस गए थे शहरों से, उनमें ज्यादातर लोगों को कोरोना का अटैक नहीं आया था। लॉकडाउन शुरू हो गया था, इसके बाद में लोगों ने अच्छी तरह से गांव में कैंप्स डाले, और जब कैंप्स में इनको 10 दिन 15 दिन रख करके फिर उनको परिवार के साथ रहने का मौका दिया। इस बार क्या हुआ कि ये जो महामारी है, ये जो वायरस है इतना कंटेजियस है, इतनी तेजी से फैला कि तमाम हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र से काम करने वाले लोग हैं जो शहरों में हैं वो सब इन्फेक्ट हो गए, और इस स्थिति में वो वापस गए अपने गांव में, और उनके साथ में ये वायरस गया, इन्फेक्शन गया। और वो जो आइसोलेशन का जो मुद्दा था उसको भी सीरियसली नहीं लिया गया। तो ये निश्चित रूप से गांवों में पेनिट्रेट कर गया और लोग बाग इससे इन्फेक्ट हुए। गांवों में, जैसा कि सब लोगों ने, मनोज जी ने अच्छी चीजें कही छत्तीसगढ़ के बारे में, लेकिन डॉक्टर रेड्डी ने, डॉक्टर राय ने, द्विवेदी जी ने, सबने बताया कि हमारी क्या लिमिटेशंस है गांव में। हमारी
स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, बहुत कमजोर है। लोगों में भ्रांतियां हैं, लोग कहते हैं कि ये जो बुखार आ रहा है हो सकता है कि देवी के प्रकोप से हो, ठीक हो जाएगा। किसी ने इसको सीरियसली नहीं लिया कि ये कोरोना है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन बढ़े। हम शहरों में देख रहे हैं कि इतने सारे लोग हैं जो कि लंग्स के सेकेंडरी इन्फेक्शन से मर रहे हैं, लंग्स के प्रॉब्लम से मर रहे हैं। इतने सारे लोग हैं जो वेंटिलेटर पे हैं। अभी भी जैसे मेरे अस्पताल में हमने 300 मरीज कोरोना के एडमिट किए थे। अब अस्पताल आधा खाली है कोरोना के पेशेंट से, लेकिन जो हमारे आईसीयू बेड हैं वो अभी कोई भी खाली नहीं है। क्यों? कि बड़े सारे लोग गांवों से, छोटे शहरों से आ रहे हैं जो कॉम्प्लिकेशन लेके आ रहे हैं। उनका जो ऑक्सीजनेशन है वो 60 है, 70 है, लंग्स उनके पूरे वाइट पैचेस पड़े हुए हैं। तो ये सारी लिमिटेशंस हैं क्योंकि हमने गांव में सीरियसली चीजों को नहीं लिया। चाहे वो गांव के आशा वर्कर हो, चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो तालुका के छोटे मोटे सिविल हॉस्पिटल्स हो, कहीं भी उस तरह की सुविधाएं नहीं हो पाई जिससे कि हम अर्ली ट्रीटमेंट कर सके और लोगों को इन कॉम्प्लिकेशन से बचा सके। ये कहना कि कितने लोग गांव में मरे, हमारे पास कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है। शहरों में भी स्टैटिस्टिक्स बहुत ज्यादा सही नहीं है, लेकिन जो भी कुछ है अवेलेबल है। गांवों में कोरोना से कितनी डेथ हुई, कितने लोग इन्फेक्ट हुए, उसका हमारे पास कोई भी इनफैक्ट कोई भी स्टैटिस्टिक्स नहीं है। तो उसकी वजह से हम कुछ सीख पाएंगे। और जो लोग हम बात कर रहे हैं अगली थर्ड वेव की या कि कोई और वेव आई, उसके बारे में हम कुछ सुनिश्चित अच्छी तरह से कोई सुनियोजित योजना बना पाएंगे। इसमें मुझे लगता है कि शायद ऐसा हम नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास वो रियल पिक्चर जो सेकेंड वेव में हुई है, जो लोग सफर किए हैं, जो लोग मरे हैं, उनका पूरा खाका नहीं है। कोशिश ये रोहित जी जैसे जो स्वयंसेवी संस्थाएं, यदि ये लोग कोशिश करें, ये वो डाटा लाएं, गवर्नमेंट को ये चीजें बताएं कि ये स्थिति हुई है, अब इसको दोबारा ना होने पाए, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। देखिए, द्विवेदी जी ने कहा कि जो वैक्सीन हेजिटेंसी, ये अमेरिका में भी है। अमेरिका में 40% लोगों में वैक्सीन हेजिटेंसी है। इतना बड़ा राष्ट्र, वहां पर अभी सिर्फ 60% लोगों को ही वैक्सीन लगा है। वहां पर बियर की बोतलें दी जाती हैं, 5 यदि आप वैक्सीन लगवाओगे, आओ वैक्सीन लगवाओ और 5 बियर की बोतलें लेकर के जाओ। तो इस तरह से लोड किया जा रहा है उस कंट्री में जो कि दुनिया का सबसे विकसित देश है। तो क्या कहें हम अपने देश को, या हमारे यहाँ वैक्सीन हेजिटेंसी है। द्विवेदी जी ने एक बात कही जिसका कि मैं उसको उसमें समर्थन नहीं दूंगा कि पहले दूर दराज में ही वैक्सीन लगा दे। नहीं जी, हमारे यदि देश में उद्योग को बढ़ाना है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाना है और तंत्र को चलाना है, तो सबसे पहले जरूरी है कि वहां भी वैक्सीनेशन पैरेलल किया जाए। पहले क्यों? यदि हम अपने उद्योग को नहीं बढ़ाएंगे, यदि उद्योग कर्मियों को वैक्सीनेशन नहीं देंगे, यदि वो बीमार पड़ेंगे, तो किस तरह से जो प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो पाएगा? नहीं। इसलिए जरूरी है कि जो दिल्ली, मुंबई या इस तरह के, जो अहमदाबाद, भोपाल, रायपुर, ये इस तरह जहां पर की बड़ी सारी पॉपुलेशन रहती है, उनको डेफिनेटली उनको भी वैक्सीनेशन जरूरी है और वो हो रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वैक्सीनेशन गांवों में ना जाना चाहिए, लेकिन कोई प्रायोरिटी नहीं। वैक्सीनेशन तो सबके लिए जरूरी है। यदि हमारी पॉपुलेशन का 60% लोग हर्ड इम्यूनिटी के लिए वैक्सीनेशन नहीं मिलेगा तो कोई भी सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित तभी हम रहेंगे जब कम से कम हमारी 60 to 70% पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन दे दिया जाए, या कि कुछ लोग इन्फेक्ट हो जाए जो कि हो रहे हैं। इतने बातों से मैं विराम चाहूंगा। बड़े सारे लोग हैं, स्पीकर्स हैं। एक बार फिर से रोहित जी, आपका बहुत बहुत आभार, आपने मुझे मौका दिया और इस तरह के कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा उचित कदम उठा रहे हैं। थैंक यू। बहुत धन्यवाद डॉक्टर युगल मिश्रा साहब। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 12 ज्योतिर्लिंग में से एक देवघर की नगरी में स्थापित एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय जी से मैं अनुरोध करूंगा कि कोविड एंड रूरल इंडिया विषयक वेबिनार को संबोधित करें। डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय, डायरेक्टर एम्स देवघर। रोहित जी, पहले तो मैं आपका आभार करना चाहूंगा कि आपने मुझे इतने ज्ञानी लोगों के बीच में मौका दिया अपने विचार रखने का। मैं अभिवादन करना चाहूंगा, नमन करना चाहूंगा महामहिम राज्यपाल छत्तीसगढ़ और स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी का। इसमें से कई सहयोगी मेरे जानकार भी हैं, बहुत अच्छे विचार मैंने सुने। काफी लोग अच्छा पहले ही बोल चुके हैं और इसका काफी चीजें संज्ञान में ला चुके हैं। मैं उसमें कुछ बिंदु जोड़ना चाहूंगा।
पहला मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि भारत एक युवा देश है। हमारी 65% जनसंख्या युवाओं की है और इतने ही प्रतिशत हमारी जनसंख्या ग्रामीण है। तो हमारा जो भी इस समय हमारा मुश्किल समय चल रहा है, हमारा फोकस एक यंग जनरेशन, युवा पीढ़ी और ग्रामीण दोनों पे बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा एक जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग है। दूसरा, यदि हम देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ये पहला समय आया है जब पूरा विश्व एक संग सोच में दुविधा में। ये सिर्फ हमारे भारत का संकट नहीं है, ये पूरे विश्व का संकट है। और हम देख रहे हैं कोई देश इससे छूता नहीं रहा है, और चाहे वह विकसित देश हो चाहे विकासशील देश हो। विकसित देश में हम अमेरिका को देखें, जहां सारी सुविधाएं हैं, लोगों में लिटरेसी रेट भी ज्यादा है, वहां भी ये इसने चुनौती दी और वहां भी गंभीर नुकसान हुए। बहुत से लोगों को अपने जान गंवानी पड़ी और बहुत लोगों का पारिवारिक नुकसान हुआ। भारत ने इस समय बहुत अच्छा इसमें प्रदर्शन किया है इस महामारी का सामना करने में। मैं इस पूरा श्रेय देना चाहूंगा अपने वैज्ञानिकों को। अभी बात हो रही थी वैज्ञानिकों की, भारत ने जितनी जल्दी वैक्सीन का निर्माण किया, जितनी जल्दी हम लोग अपने, ये विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण इस समय चल रहा है और भारत इसमें अग्रिम है। तो हमको अपनी पॉजिटिविटी को भी देखना है कि ये विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण है, भारत इनमें अग्रिम देशों में है जो सबसे तेज टीकाकरण कर रहा है। हाँ, यह मुद्दा एक विषय है कि हमें जरूरत ज्यादा है और टीके की जो सप्लाई है वो कम है। देखिए, कोई भी महामारी जब आती है, चाहे कितना बड़ा देश हो, आप महामारी के लिए तैयारी नहीं कर सकते। महामारी में आपका नुकसान होना ही है और वो एक वैश्विक महामारी है, तो इसमें नुकसान होना, हाँ, हम नुकसान को कितना कम कर सकते हैं, ये हमारी सोच और प्रयत्न होना चाहिए। और हमें तैयारी पर जोर देना चाहिए कि आगे कभी ऐसी महामारी आती है तो हम अपने नुकसान को कितना कम कर सकते हैं, चाहे वह हमारे मानव जीवन का नुकसान हो, चाहे वह हमारे रिसोर्सेज का नुकसान हो। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है। जहां तक हमारा आज संवाद का विषय है कि हम ग्रामीण भारत में कोविड के विषय को लेकर बात करना चाह रहे हैं। देखिए, ये शुरू से हम देखते हैं कि ग्रामीण चिकित्सा सेवाएं कभी भी एक अर्बन चिकित्सा सेवा से मैच नहीं की जा सकती। उसके कई विषय हैं, उसके कई कारण हैं, क्योंकि हाँ, ये सुविधाएं की जा सकती हैं कि वहां पे चिकित्सक उपलब्ध कराए जाएं और गंभीर मरीजों को तुरंत शहरी सेवा उपलब्ध करा के बचाया जा सके। क्योंकि आप, मेडिकल साइंस इतना विकसित हो चुका है, आप हर ग्रामीण एरिया में क्रिटिकल केयर सेंटर नहीं बना सकते। यह एक संवाद का विषय हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल यह कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा आज से अगले 100 वर्षों में। तो हमको सोच ये रखनी है कि यदि 100 मरीज कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं आज, उसमें से कुल 80 मरीज ऐसे हैं जिनको हम घर पे रखकर बगैर किसी अस्पताल की देखभाल के ठीक कर सकते हैं। यदि ये बिल्कुल आंकड़ों के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ रोहित जी, कि 80 मरीज घर पे रह के आप उनको टेलीमेडिसिन सेवाएं, हमारा अपने अस्पताल का एक्सपीरियंस है कि 80% मरीजों को हमने अस्पताल नहीं जाने दिया, टेलीमेडिसिन सेवा से उनका पूरा ध्यान रखा, दिन में 3 बार उनका पूरा हेल्थ का स्टेटस देखा और 80% ठीक हो गए। बाकी 20% में केवल 16% ऐसे थे जिनको सिर्फ ऑक्सीजन की जरूरत थी, चाहे वह घर पे उपलब्ध हो जाए, चाहे वह अस्पताल में ऑक्सीजन बेड पे सेवा लेके वो ठीक हो गए। 100 में केवल 4 मरीज ऐसे थे जिनको क्रिटिकल केयर की जरूरत पड़ी, और उन 4 मरीजों में भी एक मरीज ऐसा था जिसको हम नहीं बचा पाए और जिसकी जान गई। तो यदि आप मोर्टेलिटी रेट देखें इस संक्रमण का 1 से 2% है। हाँ, लेकिन दिक्कत क्या है कि जब ये महामारी फैली, लोगों में ऐसी आपाधापी बन गई, कोई कंट्रोल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, सब अस्पताल में भर्ती होने लगे, हमारी सुविधाएं सक्षम नहीं रही, अस्पतालों के बेड भर गए और बेडों के लिए मारामारी मच गई। यदि यही चीज एक बड़ी सिस्टमेटिक वे से स्ट्रीम की जाती तो शायद हमें इतनी दुविधा बेडों की नहीं होती और हम और जाने बचा पाते। बिस्तर उन लोगों से भर गए जिन लोगों का इलाज घर पे किया जा सकता था या जिनको मात्र ऑक्सीजन की सप्लाई देके बचाया जा सकता था, और हमने उन लोगों को खो दिया जिनको हम वाकई एक उनको क्रिटिकल केयर की जरूरत थी, उनको हम नहीं बचा पाए। तो यह सोच का विषय है
कि आगे यदि महामारी आती है, जैसे आप थर्ड वेव की बात कर रहे हैं, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे वो शहरी हो, हमें उन तैयारों पर जोर देना है कि हमको कैटेगराइज करना पड़ेगा किस मरीज को हमें अस्पताल में किस लेवल तक केयर देनी है और कैसे ले जाना है। दूसरा, मैं एक अहम विषय टच करना चाहूंगा संवाद में कि शरीर का स्वस्थ होना सिर्फ शारीरिक स्वस्थता नहीं, मानसिक स्वस्थता भी है। अभी इस महामारी में हम लोगों ने ये देखा, आप सोचिए जिन लोगों ने अपने लोगों को, प्रियजनों को खो दिया और वो उनकी अंत्येष्टि में भी नहीं जा पाए, जिंदगी भर के उनके मेंटल एगोनी ट्रॉमा का हमने कभी विचार नहीं किया। तो एक मानसिक स्वस्थ होना भी महामारी में बहुत अहम चीज है। हम मीडिया को, यदि टीवी चलाएं, अखबार पढ़ें, सिर्फ हम नेगेटिव न्यूज देखते हैं कि टीके की कमी हो गई, मरीज मर रहे हैं, तीसरी वेव आएगी और ये इतने लोग मर गए। इन सब को यदि हम देखें कि हमको पॉजिटिविटी भी समाज में लानी चाहिए। कभी मीडिया ने इतना नहीं दिखाया कि कितने गंभीर लोग ठीक होके गए, इतने सिक पेशेंट आए। अभी डॉक्टर रेड्डी बात कर रहे थे कि 60-70% चेस्ट इन्फेक्ट हो गया, उसके बाद भी मरीज ठीक होके गया। ये एक सकारात्मक सोच है। शरीर स्वस्थ सिर्फ शारीरिक स्वस्थता से नहीं होता है, मानसिक स्वस्थता से भी होता है। तो हमको एक पॉजिटिविटी भी इसमें ढूंढनी चाहिए। किसी भी देश में महामारी आ जाए, आपकी सुविधाएं कभी भी पर्याप्त नहीं हो सकती। हम कमियां ढूंढने बैठेंगे, हम गिनते गिनते थक जाएंगे, कमियां हम खत्म नहीं कर पाएंगे। हमें उससे क्या संज्ञान लेना है, आगे दुविधाओं को कैसे सुधारना है और जरूरतमंदों की मदद करनी है। हमको इस समय वो सोचते हुए तीसरी महामारी को और बुलंदी से सामना करना चाहिए और जानों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। अच्छा, एक मैं और लास्ट वर्ड कहना चाहूंगा कि महामारी ने हमको ये सिखाया कि मैं एक चिकित्सक हूँ, एक बड़े संस्थान का निदेशक हूँ, लेकिन हमारे मेडिकल साइंस में पेंडेमिक या महामारी में डॉक्टर को कैसे लड़ना चाहिए नहीं सिखाया जाता। मैं ये आह्वान करना चाहूंगा कि ये कॉलेज लेवल पे, ये मेडिकल कॉलेज लेवल पे, इंजीनियरिंग लेवल पे हम सब युवाओं को सिखाना चाहिए कि यदि महामारी आए तो हर समाज के हर वर्ग का रोल है, सिर्फ डॉक्टर का रोल नहीं है। आप जो कर रहे हैं बहुत बड़ा, ये आपका बहुत बड़ा योगदान है। हर वर्ग को समझाना चाहिए, सीखना चाहिए कि महामारी से कैसे लड़ें। हमें नहीं मालूम कब हम तीसरी वेव की बात कर रहे हैं, हो सकता है कोई और विषाणु एक नई महामारी लेके आ जाए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। जय हिंद, सब स्वस्थ रहें ये कामना करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय जी। हम आमंत्रित कई चाहतनी डॉक्टर रामजी सिंह जी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम्स कल्याणी बंगाल, डॉक्टर रामजी सिंह साहब। You are not audible. हाँ, अनम्यूट करना भूल गया था। जी जी, नहीं कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी आपका। मैं प्रणाम करता हूँ महामहिम राज्यपाल छत्तीसगढ़ अनसुईया जी को और स्वामी जी को और अन्य प्रबुद्ध जनों को। अभी मैंने सुना सब लोगों ने बहुत अच्छी बातें और बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। मैं थोड़ा सा समय लूंगा। बेसिकली हम बात कर रहे हैं कोविड और रूरल इंडिया की। अभी हम सब तरफ देख रहे हैं कि बहुत सारी अफवाहें जो है फैली हुई हैं, तरह तरह की, जो लोगों को गलतफहमी पैदा कर रही हैं और जिसकी वजह से, जैसे द्विवेदी जी ने बताया कि टीकाकरण नहीं लेना चाहते हैं लोग, कुछ लोग जो है इलाज जो है दूसरे ढंग से लेना चाह रहे हैं जिसकी कोई प्रमाणिकता नहीं है। और उस दौर में अफरा तफरी सी मची हुई है। बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि जो किसी भी तरह से हम एडमिशन ले लें अस्पताल में, भले ही घर पे उनका इलाज हो सकता है। तो ये सब चीजें हमारे सिस्टम को, हमारे रिसोर्सेज को ओवरबर्डन करती हैं और जो जरूरतमंद हैं उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो मुख्य रूप से मैं ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में जो है ये बात करना चाहता हूं कि हमको ऐसा एक कुछ करना चाहिए, कुछ ऐसे लोगों को ढूंढना होगा हर गांव में, हर छोटे कस्बे में, कि जो इन बातों को बता सकें कि भाई क्या सही है। अभी आपने देखा कि इसमें इस बीमारी से बचने के लिए हमारे पास में सिर्फ दो ही उपाय है। पहला उपाय बचाव,
और दूसरा उपाय है टीकाकरण। टीकाकरण अपने गति से होगा क्योंकि उसका प्रोडक्शन एक लिमिटेड है। धीरे धीरे जो है कंपनी उसको आगे बढ़ा रही है और जैसा सुना है कि जुलाई से काफी अच्छा प्रोडक्शन हो जाएगा। तब भी सब कुछ करते हुए दिसंबर से पहले यथोचित नंबर में टीकाकरण संभव नहीं है। इस हिसाब से बचाव ही सबसे बड़ा उपाय आता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में बचाव का जो है सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि हम उन लोगों की पहचान करें जिनकी बातें ग्रामीण लोग सुनना पसंद करते हैं, उनके ऊपर विश्वास करते हैं, और इस तरह से हम उनको सही बात जो है पहुंचा सकते हैं। जब भी हम कोई सही बात करते हैं तो लोग समझते हैं कि जो है ये तो ऐसे ही कह रहे हैं। डॉक्टर्स की बात करें तो उनको कई बार लोग कहते थे कि ये तो पैसे खाने के लिए करता है। तो इन सब चीजों को, गलतफहमियों को दूर करने के लिए उसी आदमी की पहचान जरूरी है जो उनके खुला बिना बैठा हुआ है, जिनकी बात को समझते हैं। ये बहुत जरूरी चीज है। तो बचाव के लिए वही लोग बता सकते हैं कि भाई मास्क पहनना है, दूरी रखनी है, सफाई रखनी है, और इससे ही बच सकते हैं। जैसे ही लॉकडाउन खुलता है लोगों को लगता है कि बस यही मौका है, दोबारा कुछ नहीं मिलेगा। इतनी भीड़ बढ़ जाती है कि सारा कुछ किया कराया, सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो ये वाली शिक्षा अभी बहुत जरूरी है। अभी हम कोई सिस्टम नहीं बदल सकते क्योंकि सिस्टम बदलना इतना आसान नहीं होता है, और सिस्टम बदलने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि सिस्टम सभी काम करते हैं। सारे सिस्टम में सारे लोग अगर अपना अपना योगदान अपने जिस ढंग से उनको कहा गया है वो देते रहेंगे तो बहुत अच्छा काम होगा। होता क्या है कि हम लगते हैं कि ये सिस्टम बदलो, ये करो, वो करो, और उसमें हमारा सारा जो है जो भी प्लानिंग रहती है वो पूरी की पूरी फेल हो जाती है। तो ये जो गलतफहमी दूर करने की बात है, इसके लिए मेरा एम्फेसिस इसी बात पे रहेगा। बाकी जो बातें हुई हैं वो तो अपने जगह पे 100% सही है ही हैं, और वो हम कर ही रहे हैं, और उसके ऊपर और भी प्रयास जारी रहेंगे। क्योंकि ये इतनी बड़ी जनसंख्या है भारत की, पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट जो है बराबर ही है चाइना के, थोड़ा सा ही कम है। तो दूसरे नंबर पे हम कहते हैं, असल में देखा जाए तो बहुत बड़ी जनसंख्या है। लेकिन चाइना जैसा सिस्टम भी नहीं है। चाइना में तो वहां पे एकदम से वो रोक देंगे, ना का मतलब ना, हाँ का मतलब हाँ। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हम सब में विश्वास रखते हैं, तो हम उस तरह से नहीं कर सकते। तो हमको लोगों को भरोसा देना पड़ेगा, और भरोसा देने के लिए सही आदमी की तलाश बहुत जरूरी है। और उसमें सारी स्वयंसेवी संस्थाएं, सरकार के लोग और प्रबुद्ध जन, सब लोग अगर सहयोग करेंगे, इवन मीडिया भी इसमें जो है एक सही रोल दे सकता है। तो बचाव करने में मुख्य बात बचाव करना ही रहेगा, और वही जरूरी है। और टीकाकरण तो अपने हिसाब से चल ही रहा है। एक बार लोगों को बचाव करना जो है समझ में आ गया तो उनके ये भी समझ में आ जाएगा कि टीकाकरण बहुत जरूरी है, और वो टीके से इनकार नहीं करेंगे। तो इन सब बातों के साथ में मैं यही अपने संदेश में कहना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ मौका देने के लिए। थैंक यू डॉक्टर रामजी सिंह जी। अब मैं भारत के अति प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालय गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रोहित जी, मैं जरा इंटरव्यू करना चाहूंगा। रोहित जी, 4:30 बज रहे हैं सर। मैं समझता हूँ कि अभी अपने महामहिम जी को और अभिषेक जी को, अपने स्वामी जी को सुन ले तो बेहतर रहेगा। नहीं, बस आपका है सर, और उनका वाइस चांसलर साहब का है, बस 2 लोगों का है। उसके बाद मैडम बोलेंगी, फिर स्वामी जी। हाँ, जल्दी से जी, बस अब वाइस चांसलर साहब को बोलना है। सर मैं आग्रह कर रहा हूँ गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर RS दुबे साहब से वो अपनी बात रखें। प्रोफेसर RS दुबे साहब। धन्यवाद रोहित जी। महामहिम राज्यपाल छत्तीसगढ़ आदरणीय अनुसुईया उइके जी, आदरणीय स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी, आप सभी प्रबुद्धजन, सबको मेरा प्रणाम। कोरोना केवल महामारी ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी आपदा के रूप में यह बीमारी आई, केवल हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में। पहला तो केस हमारे देश में जनवरी 2020 में डिटेक्ट किया गया केरल में, और धीरे धीरे कोरोना की बीमारी बढ़ने लगी। और हम सभी जानते हैं कि 23 मार्च 2020 से पहला लॉकडाउन हुआ, और पहले वेव को, फर्स्ट वेव को बहुत सही तरीके से कंट्रोल कर लिया गया, और वो पूरे विश्व में रिकॉर्ड
रहा। WHO ने भी कहा कि इंडिया ने कितने सशक्तता के साथ कोरोना महामारी पर विजय प्राप्त की। मगर जो सेकेंड वेव आया, वो सेकेंड वेव निश्चित रूप से वो डबल म्यूटेंट का वेरिएंट था और इस तरीके से तीव्रता के साथ आया कि वो कोई भी देश होता तो उसको उस तरीके से नहीं ले पाता जिस तरीके से भारत ने लिया, मजबूती के साथ भारत ने लिया। ये अमेरिका जैसे देश जहां पर की उतनी इंफ्रास्ट्रक्चर उतना मजबूत है, स्वास्थ्य सेवाएं उतना मजबूत है, हम देखें तो 33 करोड़ आबादी वाले अमेरिका देश में 6 लाख से ज्यादा डेथ के केसेस हुए हैं और भारत में जहां की 132 करोड़ यहाँ की आबादी है तो आज तक अभी डेथ करीब 3,30,000 है। तो हम सेकेंड वेव में भी जितना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपनी आबादी को देखते हुए हम लड़े कोरोना के साथ। हम देखें कि DRDO ने एक हफ्ते के अंदर में कितने बड़े बड़े अस्पताल खड़े कर दिए, चाहे अहमदाबाद में, चाहे बनारस में, चाहे अनेक जगहों पर। इंडियन रेलवे ने जब ऑक्सीजन की इतनी बड़ी क्राइसिस तो कितनी समस्या के साथ ऑक्सीजन कैरी किया गया। और जहां तक रूरल एरिया का सवाल है, निश्चित रूप से जो सेकंड वेरिएंट का जो हमारा जो सेकंड वेव आया डबल वेरिएंट का, तो उसमें हमारा रूरल इंडिया ज्यादा प्रभावित हुआ। और निश्चित रूप से चूंकि देश हमारा इतना बड़ा है तो इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर की, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज हमारे यहाँ रूरल एरियाज में नहीं है और उसको थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है। और सरकारें, केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें इस पर ध्यान दे रही हैं, क्योंकि आपदा ही होती है। आपदा के लिए पहले से इतना ज्यादा प्रबंधन कोई भी देश नहीं कर सकता, जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने कहा। फिर भी हम लोगों ने प्रयास किया। और एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से पूर्व के वक्ताओं ने भी कहा कि मनोवैज्ञानिक रूप से जो बहुत लोग जो क्वारंटाइन हुए, तो कहीं कहीं कुछ मीडिया का एक सेक्शन का निगेटिव रोल था जिसके कि चलते मानसिक रूप से प्रताड़ना हुई। अब कुछ बातें अपनी निजता की होती हैं, जिसे स्मशान घाट पे लाशों का जलना दिखाया जा रहा है, कुछ इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि निश्चित रूप से जो घर में जो अकेला बैठा हुआ आदमी लॉकडाउन के अंदर है, वो मानसिक रूप से टूट जाएगा। तो हमको ये सबकी जिम्मेदारी बनती है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि आज भी हमारा रूरल इंडिया में हम देखें तो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी है, प्रिंट मीडिया का लोग प्रयोग करते हैं, अखबारों का प्रयोग करते हैं। तो अखबारों की सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक सकारात्मक संदेश दें, हम ताकि मनोबल हमारे, चाहे युवा हो चाहे एडल्ट वर्ग हो, मनोबल किसी का हमारा नहीं गिरने पाए। और जहां तो वैक्सीनेशन का सवाल है, निश्चित रूप से वैक्सीनेशन तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव जो हमारे अपने देश में चल रहा है। आज हमारे रूरल इंडिया को प्रशिक्षित करने की जरूरत है कि वैक्सीनेशन ही एक अल्टरनेटिव है जिससे कि हमको लाभ मिलेगा। और उसके वैज्ञानिक पहलू को लोगों को बताने की जरूरत है कि हम में से ही लोग, बहुत सारे लोग वो भ्रांतियां फैला रहे हैं, जिनके भ्रांतियों के चक्कर में आके, जैसा कहा गया कि मेडिकल टीम जाती है वैक्सीनेट करने के लिए तो नदी में कूद पड़ते हैं, भाग जाते हैं। तो हमको वहां प्रशिक्षित करने की जरूरत है और उसके प्रशिक्षण में हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, स्वयंसेवी संस्थाओं की जिम्मेदारी बनती है, सरकार की तो जिम्मेदारी बनती ही है, हम सबकी, मीडिया की, बंधुओं की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि हम अभियान चलाते हुए उनमें जागरूकता लाएं, हम अपने गांव के अंदर, और अपने को स्वस्थ रखने के लिए हम प्रयास करें, जैसा कि प्राणायाम, योग और बहुत सारी हमारी भारतीय सांस्कृतिक विधियां हैं, जिसके चलते व्यायाम की पद्धतियां हैं, जिसके चलते हुए हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आज ये आवश्यकता है कि इसके बारे में हम जागरूक करें और स्वस्थ रखने के लिए हम प्रयास करें और मानसिक रूप से हम विचलित न होने दें, क्योंकि हम तन का तो कोरोना ठीक कर सकते हैं मगर मन में हमारे कोरोना घुस गया, हम मानसिक रूप से यदि डाउन हो गए तो हम अपने आप को ठीक नहीं कर सकते। इसको हमको ध्यान में रखना होगा। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। रोहित जी ने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद डॉक्टर दुबे साहब। अब हम अपने वेबिनार के स्पेशल गेस्ट, एक्स पार्लियामेंट्रियन, देश के बड़े पत्रकार, और मुझे लगता है कि महामहिम और गिरीश जी भी साथ पार्लियामेंट में रहे होंगे, राज्यसभा में। मैं आग्रह करता हूं आदरणीय गिरीश जी से, हमारे बड़े भाई भी हैं और पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण, वैश्य महासभा के माध्यम से और कई सामाजिक संगठनों के माध्यम से लगातार देश की सेवा में तत्पर हैं, आदरणीय गिरीश संघी जी। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। सबसे पहले तो मैं प्रणाम करता हूँ महामहिम जी को, अभिषेक ब्रह्मचारी जी, स्वामी जी को और सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा साधुवाद, मेरा प्रणाम। पहले तो आपको मैं साधुवाद करता हूँ और आपको
धन्यवाद देता हूं कि आपने इतने अच्छे अच्छे वक्ताओं को एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ा है। आज एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, रूरल इंडिया एंड कोविड। मैं इसको रूरल इंडिया एंड कोविड ना बोल के रूरल इंडिया एंड स्वास्थ्य अगर हो सब्जेक्ट तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कोविड ये आया और जाएगा भी, पर स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है कि अगर हम उस पर ज्यादा ध्यान दें तो ऐसे जो भी आपदा आएगी उसको हम किस तरह से निपटें, उसको किस तरह से हम फेस करें, उसके ऊपर हम ध्यान दे सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे रूरल इंडिया में, हमारे लोगों, ग्रामीण क्षेत्र में जो लोगों का स्वास्थ्य है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर हमारे पास हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो जाए तो इस तरह की आपदा कम आ सकती है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो जितने भी मौत हुई हैं, जो डेथ हुई हैं, वो कोई ना कोई इंसान को कोई दूसरी एलिमेंट होने के कारण ज्यादा हुई है, ना कि कोविड के कारण हुई है। या तो किसी को डायबिटीज होगा, या तो किसी को हार्ट प्रॉब्लम होगा, या तो किसी को लीवर का प्रॉब्लम होगा, या तो कोई शराब ज्यादा पीता होगा। इस तरह की आपदा है, इस तरह के जो मतलब डिस्टॉर्शंस हैं हेल्थ में, उसकी वजह से लोगों की ज्यादा मौत हुई है। अगर हम अपने आप को स्वस्थ रखें, अच्छा खाए, अपना खान पान अच्छा रखें। मैं अपना खुद का उदाहरण देता हूँ कि मैं रोज 2 घंटे व्यायाम करता हूँ, अपने आप स्वस्थ रखता हूँ अपने आप को, तो कोविड से बचा हुआ हूँ। इसी तरह से जो भी अच्छे अच्छे लोगों को मैं देखता हूँ जो अपने आप को स्वस्थ रखते हैं तो कोविड से बच सकते हैं। नहीं कि केवल कोविड से ही, और कई ऐसी बीमारियां हैं जिससे हम बच सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट एक चैलेंज जो हमारे सामने अभी आया है वो है जैसो ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी बड़ी कमी है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना चाहिए, और इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर और जनरल आम जनता भी उसमें सहयोग करे और ग्रामीण क्षेत्र में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे, उसको इम्प्रूव करे। अगर हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव कर लेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में भी इस तरह की आपदाओं का, चैलेंज का हम इसको सामना कर सकते हैं। और जो हमारा पुराना आयुर्वेद है उसको हम पुनर्जीवित करें। जैसा कि रामदेव बाबा जी कहते हैं, गिलोय का मेरा अपना खुद का अनुभव है। मैं रोज गिलोय का काढ़ा पीता हूँ, तो मेरा स्वास्थ्य उसके जो चालू करने के बाद काफी अच्छा हो गया है। तो हर ग्रामीण क्षेत्र में गिलोय के जो पेड़ है वो लगाने चाहिए, तुलसी के पेड़ लगाने चाहिए, नीम के पेड़ लगाने चाहिए, और एक अच्छा वातावरण हमको क्रिएट करना चाहिए और टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल करें हम। आज जो हम कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में पहुंच नहीं पाते हैं, आज हर घर में आपके पास सेलफोन हो गया है। तो अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर थ्रू ऐसो टेलीमेडिसिन हम कर सकें तो बहुत ज्यादा हम ऐसो इस तरह की आपदाओं का सामना हम कर सकते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, काफी समय हो गया है, 4:30 बज गए हैं, मुझे भी और कुछ कामों में जाना है। तो महामहिम जी को और स्वामी जी को सुनकर और रोहित जी को सुनकर ऐसो हम इस सेमिनार को खत्म करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय गिरीश जी। हम सबों की बड़ी बहन, छत्तीसगढ़ की महामहिम राज्यपाल, राज्यसभा की सदस्या रही, मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्या रही, समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज, और सबसे बड़ी बात है अत्यंत सहज, सरस और समरस सोच की अभिव्यक्ति आदरणीय सुश्री अनसुईया उइके जी को हम आमंत्रित करते हैं कि कोरोना और ग्रामीण भारत विषयक वेबिनार को वो बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करें। आदरणीय अनसुईया जी। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। युवा चेतना नई दिल्ली द्वारा आयोजित वेबिनार कोरोना एवं ग्रामीण भारत के इस विषय पर विशेष तौर पर उपस्थित है इस कार्यक्रम में श्रद्धेय स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी, कुलपति गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के डॉक्टर RS दुबे जी, प्रधान संपादक हरिभूमि के डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी,
निदेशक एम्स के डॉक्टर रामजी सिंह जी, मणिपाल हॉस्पिटल के डॉक्टर युगल मिश्रा जी, एम्स के डॉक्टर संजय राय जी, डॉक्टर सौरभ वैष्णव जी, डॉक्टर जी गणेश रेड्डी जी, श्री गिरीश सांघी जी पूर्व सांसद, डॉक्टर अजय सिंह जी, श्री मनोज गोयल जी और राष्ट्रीय संयोजक श्री रोहित कुमार सिंह जी। जूम एवं सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहे समस्त देवियों सज्जनों, युवा चेतना संस्था कोरोना और ग्रामीण भारत विषय पर आयोजित वेबिनार का विषय बहुत ही उपयोगी और सामयिक है। मुझे बताया गया कि संत श्री स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी के मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से युवा चेतना संस्था के संयोजक श्री रोहित सिंह एवं संस्था के सदस्यों द्वारा कोरोना संक्रमण के प्रथम एवं द्वितीय चरण में कोरोना संक्रमण से प्रभावितों के लिए कल्याणकारी कार्य किए गए। जनता की रसोई का संचालन किया, जिसमें अनेक गरीबों को भोजन वितरण किया गया, जो कि सराहनीय है। मैं उन्हें और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। इस वेबिनार का विषय कोरोना और ग्रामीण भारत बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय में अभी मैंने सभी के उद्बोधन को सुना। श्री मनोज गोयल जी ने छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात रखी थी। वास्तव में ये मार्च के प्रारंभ अंतिम सप्ताह से लेकर अप्रैल में बहुत ही भयावह स्थिति हो गई थी और ये पूरे देश में महाराष्ट्र और उसके बाद की स्थिति छत्तीसगढ़ और फिर पंजाब, धीरे धीरे ये तो पूरे अन्य प्रदेशों में फैला था। और उस समय की भयावह स्थिति में मैंने प्रधानमंत्री जी से भी और गृह मंत्री, उस समय उपराष्ट्रपति जी का हमारा वर्चुअल मीटिंग हुई थी, तो मैंने आग्रह किया था। उस समय 1 लाख के लगभग संख्या थी और कहा था कि इस समय हमें यहाँ की जो परिस्थिति थी, मतलब उतनी व्यवस्था नहीं थी, तो मैंने उनका ध्यान आकर्षित किया था। धीरे धीरे ये तमाम व्यवस्था हुई भी और इसके बाद यहाँ स्थिति काफी कंट्रोल में हुई और अभी तक का जो आंकड़ा है करीब 9,27,000 के लगभग पूरे, मतलब जो लोग संक्रमित हुए थे 9 लाख, और जबकि पिछले साल की तुलना में बहुत ही कम थे और उसमें भी 13,077 लोगों की मृत्यु भी हुई। और अभी वर्तमान में बहुत, मतलब इतना अच्छा यहाँ का जो रिकवरी रेट हो गया, मात्र अब 33,127। तो उस समय हमने मुख्यमंत्री जी और पूरा प्रशासन, शासन और सारे जनप्रतिनिधि, राजनीतिक, सामाजिक और सारे लोगों को हमने, और जितने भी हमारे वॉलंटियर्स रहे हैं, पैरामेडिकल जो लिए हैं, इन तमाम लोगों से हमने सहयोग की अपील भी की थी। हमने मिलकर बहुत अच्छा और सभी का बहुत बढ़िया योगदान रहा, जिससे ये हम छत्तीसगढ़ की स्थिति को कंट्रोल कर पाए। और फिर धीरे धीरे, मतलब आप सब लोग जानते हैं कि ये शुरू में तो लोग इसको बिल्कुल ही सोच रहे थे कि सब खत्म हो गया, और फिर इसके बाद धीरे धीरे जब सेकंड वेव की स्थिति हुई तो बहुत ही भयानक रूप ले लिया। और इस हालातों के बारे में आपने बहुत विस्तार से ये जानकारी दी। मैं डॉक्टर राय साहब ने जो बच्चों के संदर्भ में बात कही है, वास्तव में ये जो बच्चों को लेकर बहुत सारे जो हमारे टीवी के माध्यम से जो डिस्कशन में डॉक्टर्स का इतना ज्यादा इस तरह का मानसिक रूप से उनके माता पिता या बच्चों के अंदर ये जो मनोवैज्ञानिक जो एक तरीके से ये प्रभाव पड़ा है, ये वास्तव में कोरोना का भी वही हाल था। लोग जितने कोरोना से नहीं मरे, जितना मानसिक, मतलब डर के मारे, उसके भय के मारे
ये स्थिति से ही लोग डर गए। मतलब अच्छे खासे लोग इलाज अपना डॉक्टर के पास चेकअप कराने जा रहे हैं और पता लगा कि उनका ऑक्सीमीटर ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा, सीधे ऑक्सीजन पर, और फिर बहुत सारी दवाइयां, इंजेक्शन, तो व्यक्ति अच्छा खासा भी। तो ये मैं इस बात को बोलती हूँ कि बहुत लोगों को मैंने इस बात को समझाया कि ये रोग कोरोना का जितना दवाइयों से नहीं, जितना उसका मानसिक स्थिति और इम्यूनिटी और उस डर और भय उसके मन से निकल जाए तो वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। और इसके कारण ये हुआ, और इसलिए ये बच्चों में भी इस तरह की जो परिस्थिति है इसको खत्म होनी चाहिए। हमें अवेयर करना चाहिए कि किस तरह से ये बीमारी आए ही नहीं। कई लोगों को अगर कोरोना आया भी होगा तो शायद उसे पता ही नहीं लगा होगा, क्योंकि उसके दिमाग में कोरोना ही नहीं है, था ही नहीं। तो वो जो हर व्यक्ति सोचने वाला भी ना चाहते हुए भी अंदर कोरोना को प्रवेश करवा लेता मानसिक रूप से। तो ये बात बिल्कुल उन्होंने बहुत सच कही। और इसी तरह से वैष्णो जी की भी बात को मैं समर्थन करती हूँ कि उन्होंने व्यक्ति को शारीरिक स्वास्थ्य के से ज्यादा मानसिक स्वास्थ्य की भी बहुत आवश्यकता है। और बताए ना कि वास्तव में जो मानसिक स्वास्थ्य रहता है तो बहुत सारी बड़ी से बड़ी बीमारी, मतलब उस जमाने में कहते थे ना कि कैंसर जैसी बीमारियों को भी व्यक्ति का विल पावर जिसपे होता था तो मात दे देता। तो ये इस समय ये सारी लोगों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि मानसिक बीमारी के को भी स्वास्थ्य रखने के लिए भी जागरूकता बहुत आवश्यक है। और इसी तरह से हमारा जो टीकाकरण का वैक्सीन के बारे में हमारे डॉक्टर रामजीत सिंह जी ने बताया कि वैक्सीन क्यों आवश्यक है, इसके लिए भी लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। मैं डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, ये बहुत ही बड़े विद्वान ज्ञानी, और INH को शायद आप देखते होंगे, उनका जब डिबेट चलता है तो वो किस तरह से हर विषय को बहुत ही अच्छे ढंग से, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, निष्पक्ष होकर, मतलब जिस तरीके से अपनी बात को और उन लोगों को वो बोलते हैं, और हर विषय को मैं बहुत उनकी गंभीरता से उनकी बात को मैं सुनती हूँ। वो तो इस समय मुझे दिख नहीं रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें बहुत इस बात के लिए भी धन्यवाद देती हूँ। और दूसरी बात और इस बात के लिए भी मैं कहूंगी कि उन्होंने विशेष तौर पर जो ध्यान आकर्षित किया ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में, और विशेष तौर पर ट्राइबल के मामले में। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये वास्तव में जो ग्रामीण क्षेत्र में और विशेष तौर पर ट्राइबलों के परिप्रेक्ष्य में मैं बहुत अच्छी तरह से उनकी जीवन शैली, उनके बीच में रही हूँ, और उनकी तमाम भावनाओं को मैंने अच्छी तरह समझा है कि वो लोग कितने सीधे सरल और सहजता से रहते हैं। हालांकि प्राकृतिक रूप से वो रहते हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उनके बीच में किसी तरह का अगर भ्रम आ जाए, किसी ने अगर इस तरह की कोई बात अगर आ जाए, तो वो उसी की बात मानेंगे जो उसका समाज का प्रमुख व्यक्ति होता है। बाकी कोई भी व्यक्ति उनके पास कितना भी समझाएगा वो बात नहीं सुनते हैं। और उसको देखते हुए मैंने पूरे छत्तीसगढ़ के प्रदेश के तमाम समाज के संस्था के जो सामाजिक है, आदिवासी समाज के नेताओं को वर्चुअल मीटिंग की, करीब उसमें हजारों लोगों को जोड़ा, जो सुनने वाले भी और उनके तमाम लोगों की बातों को भी मैंने सुना, और किस तरह से वैक्सीन को लेकर उनके मन में भय था। और ये बात भी सही थी कि कुछ लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए थी, वो बात हमारे लोगों ने लगाने के पहले उनको नहीं समझाया कि इसमें किस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। बुखार आ सकता है, हाथ पैरों में दर्द हो सकता है, या कोई भी सिम्टम्स आए तो डॉक्टरों के पास जाकर बताएं। लेकिन कुछ लोगों को लगाने के बाद जस्ट उनकी मृत्यु हो गई। अब उनके दिमाग में आया कि वैक्सीन लगाने से मृत्यु हो जाती है, तो लोगों ने इसको बिल्कुल लगाने से विरोध किया। यह भ्रम की स्थिति बन गई और ऐसा हादसा हुआ भी। तो मैंने उनको ये भी सुझाव दिया और मैंने शासन को ये तमाम विषयों को लिखा, मुख्यमंत्री को, कि ये भ्रम और क्यों मृत्यु हुई है उसका पूरा जानकारी हमारे ग्रामीण लोगों को बताना जरूरी है कि किन बीमारी के कारण क्या सावधानी रखनी चाहिए, कि व्यक्ति वैक्सीन लगाने के पहले कहीं उसको
मतलब डायबिटीज तो नहीं था, या ब्लड प्रेशर तो नहीं था, या बुखार तो नहीं था, वो खाली पेट तो नहीं था, बहुत सारी चीजें लगाने की सावधानियां। अब लगाना ही है वैक्सीन, किस परिस्थिति में, गांव के लोग तो इतना नहीं जानते हैं, लेकिन मैंने समाज के लोगों को कहा कि ये तमाम परिस्थिति में आप उन्हें भ्रम दूर करिए और समझाइए कि ये वैक्सीन उनके लिए, जीवन के लिए कितना संजीवनी है। तो वो तमाम विषयों को लेकर, और यही ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसकी भ्रम की स्थिति बनी। पहले शुरू में तो काफी भ्रम फैलाया गया, ये वैक्सीन ये है, इससे ये हो जाता है, बहुत सारा इसका वो माहौल। तो लोगों ने स्टार्ट में आपने देखा होगा जब जनवरी से इसका लॉन्च किया था, जनवरी फरवरी मार्च तक तो लोगों में इतना रुझान नहीं था वैक्सीन लगाने का। और जब ये गंभीर बीमारी जब पैदा हुई, आना शुरू हुआ, और तब लोगों को एहसास हुआ कि ये वैक्सीन हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण हो गई है। और आज वैक्सीन की मांग हर प्रदेश से उठ रही है कि हमें वैक्सीन चाहिए, वैक्सीन चाहिए। तो ये एकदम से अचानक ये महामारी का, जैसे डॉक्टर वैष्णव जी ने कहा था कि कोई भी चीज के लिए अचानक इस महामारी को पूरा करना संभव नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ही जैसा भी है, सरकार, प्रदेश सरकारों ने, केंद्र सरकारों ने जितना हो सका, हमारे प्रधानमंत्री जी ने मतलब किस तरह से ऑक्सीजन से लेकर तमाम व्यवस्था हर राज्यों को दिया। खैर ये सारी चीजें आप लोग जानते हैं, लेकिन उन्होंने मेरा ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, तो मैंने मुख्यमंत्री जी को भी इस संबंध में कुछ दिशा निर्देश भेजा था। मध्य प्रदेश के भी लोगों को मैंने, ट्राइबल से सारे प्रतिनिधियों को जोड़ा था, वहां भी वर्चुअली और एक ऑल इंडिया बेस पर भी। क्योंकि मैं इसलिए भी जानती हूँ क्योंकि मैं राष्ट्रीय जनजाति आयोग की उपाध्यक्ष होने के नाते पूरे हिंदुस्तान के अधिकांश प्रदेशों को और जिलों का दौरा किया, और मैंने ट्राइबल की समस्याओं को बहुत करीब से देखा, उनकी सारी भावनाओं को मैं जितना जानती हूँ, और इस समय उनकी क्या हालत है सबसे सुना कि किस तरह से उनके साथ क्या हो रहा है। दवाइयां से लेकर उनको ऑक्सीजन से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में ये सारी व्यवस्था नहीं होती है, और उनको क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा समाज के लोगों को शासन प्रशासन के भरोसे ना रहकर आप अपनी, हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाता है। इस समय मानव की जान हमें कैसे बचाना है, आप हर व्यक्ति का, प्रत्येक का व्यक्ति को कितना कर्तव्य है। कुछ नहीं है तो आप उनको मनोबल बढ़ा सकते हो, मानसिक रूप से उसको जो हेल्प हो सकती है, अगर इतना ही आपने अगर कर दिया, किसी को दवाई की अगर जरूरत है, एम्बुलेंस की जरूरत है, वहां तक उसकी मदद के लिए आपने फोन कर दिया, हर जनप्रतिनिधि, सरपंच से लेके तमाम सारे लोग, उनको मैंने आह्वान किया कि आपको सबको आगे आकर इस महामारी से और हमारे लोगों को कैसे बचाना है, इस सब की जिम्मेदारी है। ये हमें आलोचना और विपक्ष करने की जरूरत नहीं है कि क्या नहीं है, हम क्या कर सकते हैं इसको देखने की जरूरत है। तो ये तमाम विषयों को लेकर आपने बात रखी। मैं गिरीश सांगी जी जो पूर्व सांसद है, मैं आपको बताऊं सांगी जी, आपने आयुर्वेदिक के ऊपर बहुत अच्छी बात कही है। मैं आयुर्वेदिक के बहुत पक्ष में हूँ, और जो गिलोल के संबंध में कहा है कि अधिकांश लोग, अगर ये शुरू से जिन लोगों ने इसका पालन किया आयुर्वेदिक का, तो मैं समझती कि उनको बहुत गंभीर कोरोना से उनको कोई बहुत ज्यादा मतलब झेलना, उनको संकट ज्यादा नहीं आया, जो इस तरह का अपना इम्यूनिटी वो बढ़ाते थे। और हमेशा मैंने लोगों से कहा कि आयुर्वेदी में अगर जो भी व्यक्ति, आयुर्वेदी तो ऐसा है कि जो व्यक्ति उसका पालन करके और योगा करके चलता है तो वो कभी बीमारी नहीं होता है। और ये बहुत ही इस मामले में हमें लोगों में जागरूकता, क्योंकि पुराने जमाने के लोगों में कहाँ एलोपैथी की वो थी, सारी जड़ी बूटी और जितने हमारे वैद्य थे उनसे ही इलाज हुआ करते थे। लेकिन फिर भी ये कोरोना जैसे बीमारी को मैं मानती हूँ कि इसका इलाज आयुर्वेदी में नहीं है, इसको बचाव के लिए जरूर है, लेकिन एलोपैथी ही इसका उपचार मतलब ठीक होने का इसमें मतलब उपाय है। तो मैं कहती हूँ कि हम बीमार हुए हैं ना, प्राकृतिक चिकित्सा यही है कि पहले से व्यक्ति को स्वस्थ रखे। तो दोनों अपनी जगह अपनी अपनी महत्ता है, एलोपैथी की अपनी जगह है, आयुर्वेदिक की अपनी जगह है। तो ये सारे विषयों को भी आप सब लोगों की बातों को सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा है। और वैसे तो
मैं और ज्यादा क्या कहूं, आप लोगों ने बहुत सारी बात की। कुछ दिन पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों इसे आदर्श दुश्मन करार देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक जांच करने और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर दिया था। देश की आधी से अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, अतः हमें गांवों में अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। हालांकि गांव ऐसे भी जहां पर संक्रमण नहीं फैला, क्योंकि वहां के लोग इतने जागरूक हैं कि उन्होंने बैरिकेड लगाकर बाहरी लोगों की आवाजाही रोकी और पर्याप्त सावधानी बरती। वैसे तो आप सभी लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों के संबंध में बात बहुत विस्तार से बताई है, फिर भी मैं मानती हूं कि हमारे ग्रामीण भाई जैसे आदिवासी वर्ग का जो जीवन है वो प्रगति के ऊपर ज्यादा वो लोग निर्भर रहते हैं और इसलिए उन्हें बहुत सारी बीमारियां नहीं होती है। और लेकिन जो कुछ भ्रम और जो इनके मानसिक रूप में आज पूरे लोगों जो जिस चीज से गुजर रहे थे वो भी इस में भय में आकर और वो भी काफी प्रभावित हुए हैं। ग्रामीण भाई प्राकृतिक जीवन जीते हैं, इसलिए उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। ट्राइबल में भी बहुत ज्यादा इम्यूनिटी होती है, अतः संक्रमण से वहां के लोगों को अधिक प्रभावित होने की संभावना कम रहती है। लेकिन दूसरे चरण में कोरोना वायरस के बदलते स्वरूप के कारण अच्छी इम्यूनिटी वाले लोग भी प्रभावित हो गए। इसलिए सबसे अधिक आवश्यकता है कि हम कोरोना के प्रति अधिक से अधिक जागरूक हों। और बाकी तो वो सारी चीजें हमारी प्रदेश की गाइडलाइन है, उसको संबंध में नहीं मैं बताऊंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी आप लोग जिस क्षेत्र में जिस फील्ड में भी है, हमारे डॉक्टर्स हैं, ये इन्होंने आज मैं भाई रोहित जी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि इस तरह के वेबिनार के माध्यम से मैंने सभी को कहा कि हमारे डॉक्टर्स हैं उनको जरूर इससे जोड़िए। उनके माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं, ये वेबिनार के माध्यम से जितने लोग सुन रहे हैं, वो तमाम सारी चीजों की जानकारी हो। जैसा कि अभी हमारे डॉक्टर साहब वैष्णव जी ने, राय साहब ने और भी अन्य डॉक्टरों ने जो बात कही है, उनके दिमाग से इस तरह की जागरूकता भी आएगी और बहुत लोगों को इससे ज्ञान भी प्राप्त होता है। तो इसी तरह से अगर हमारे सारे लोगों ने मिलकर इस तरह की जागरूकता अभियान अगर हम करें तो आने वाला जो थर्ड वेव भी जिस तरह का होगा, तो मुझे लगता है कि सेकंड तो एक अचानक ही आया, सोचा भी नहीं था, लोग बेफिक्र हो गए थे और फिर से ऐसा भी होगा किसी को कल्पना नहीं थी, ना प्रशासन को शासन को। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रहा कि समय पर ये तमाम सारी चीजें इतना होने के बाद भी हमारे यहाँ पर बहुत कम लोग इससे प्रभावित हो पाए हैं। लेकिन आगे और कैसे सतर्क रहें, और विशेष तौर पर पहले तो शहर में ही था, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने गांव में भी पसार लिया, मतलब कोरोना जहां पिछले वेव में तो था ही नहीं कुछ, लेकिन इस बार जरा ग्रामीण क्षेत्रों में, इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में टीके को लेकर हम जो एक भ्रम की स्थिति है, मैं सभी इसके आपके माध्यम से, इस वेबिनार के माध्यम से कहूंगी कि सभी पंच सरपंच और समाज प्रमुखों से आग्रह करती थी अपने क्षेत्र के लोगों को जागरूक करें और टीके के उस भ्रम को दूर करें और यह बताएं कि कोरोना से बचने का कारगर उपाय वैक्सीन ही है। वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना से बचने के उपाय का पालन करें, जो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूं। बाकी तो सभी लोगों ने सारी बातें की है, कर ली है, मुझे ज्यादा और कुछ नहीं कहना है। मैं अंत में मैं श्रद्धेय स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी, मैं आपको बहुत क्या बोलूं, मैं तो आपका आशीर्वाद ही चाहती हूँ कि आप आए थे मेरे राजभवन में, और रोहित जी, और मुझे आप जैसे लोगों से एक प्रेरणा मिलती है काम करने का। और मुझे आज छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल के रूप में यहाँ के लोगों का जो स्नेह है, जो अपनापन है, वो मिला है, और मेरी प्रयास रहता है कि मैं यहाँ के लोगों के लिए
जो कुछ भी है मैं करने का प्रयास मैं करूं और उसी दिशा में इस कोरोना काल में आपको ये बताना चाहती हूं कि करीब मैंने मार्च से अभी तक करीब 25 से 30 वर्चुअल वेबिनार के माध्यम से मैं हर विषय को लेकर, इसी विषय को लेकर मैंने लोगों को वो तमाम सारी चीजों का कोरोना से बचाव के लिए और उन तमाम लोगों से आग्रह किया, सामाजिक संस्थाओं से, राजनीतिक दलों से और विभिन्न, और इस कार्य के लिए मैं सभी डॉक्टरों को अभिनंदन करती हूँ, उन्हें प्रणाम करती हूँ। उनका पूरा जो नर्सेस से लेकर तमाम सारे लोगों का इस समय बहुत बड़ा योगदान रहा है। वास्तव में वो तो लोग जो भी हैं, जैसे भी हैं, आज वो एक भगवान के रूप में ही है जिन लोगों की जान आज बची है। और इसके साथ ही हमारे जितने भी प्रमुख हैं, सामाजिक संस्था के लोग हैं और पुलिस है और जितने भी जो इस क्षेत्र में और आप जैसे लोग हैं जो लोगों को, समाज को एक जागरूक करने के लिए एक नई दिशा दे रहे हैं। मैं पुनः स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी और रोहित जी और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। थैंक यू वेरी मच महामहिम राज्यपाल सुश्री अनसुईया उइके जी। मैं आग्रह करता हूँ परम आदरणीय देश के महान संत महाराज करपात्री जी के विचारों के प्रचारक प्रसारक, सनातन धर्म के संरक्षक, हम लोगों के अभिभावक बड़े भाई स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी से कि वो अपनी बात रखें। स्वामी जी। धन्यवाद रोहित जी, आपने एक बड़ा बढ़िया प्रसंग उठाया है, कोरोना और ग्रामीण भारत। तो हमको लगता है कि एक भोजपुरी में कहावत कहा जाला, बांझ का जाने प्रसव के पीड़ा। उन लोगों को क्या समझ में आएगा जो गांव से कोई ताल्लुक ही न रखते हो और बड़े बड़े शहरों में अपना डेरा जमा के और एसी आदि का आनंद ले रहे हो। परंतु गांव में रहने वाला व्यक्ति ही बता सकता है कि गांव में रह के वह इस महामारी को कैसे झेल रहा, इसका समाधान और निदान कैसे किया जा सकता है। तो हमारे वेबिनार में, इस वेबिनार में जुड़े हुए सब को हम देखते हैं, आदरणीय अनसुईया जी से लेके एम्स के डायरेक्टर कल्याणी और आदि क्षेत्र के लोग, सब लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं। संजय राय जी भी यहीं से हैं और उनका भी एक गांव ही है जहां से निकल के वो भारत के एम्स अस्पताल को देख रहे हैं और मेडिसिन में भी अपना योगदान दिए हैं। तो गांव के लोग, हम लोग गांव में बैठे थे, हम जहाँ रहते हैं यहाँ से 500 मीटर पर गंगा जी है, 800 मीटर मान लिया जाए अधिक से अधिक, और NH-31 है। इस NH-31 पर हम सवेरे के समय जब गंगा स्नान करके आए और अपने छत पर खड़े हुए और कपड़ा फैला रहे थे, उसी क्रम में एक मोटरसाइकिल से लड़का को ले, 2 लोग बैठे थे और बीच में 3 लोग, और बीच में एक लड़का को लिया हुआ था। लड़का लेके और हॉस्पिटल जाता है, थोड़े देर बाद उधर से रोते हुए आता है। हम पूछे क्या हुआ तो बताया कि बच्चा मर गया। फिर पता चला कि बगल के गांव के लोग हैं और बच्चा मर गया। क्यों मर गया? तो चिकित्सीय अभाव में मर गया, क्योंकि अस्पताल में जाने के बाद वहाँ डॉक्टर लोग उपलब्ध नहीं थे और चिकित्सीय अभाव हुआ, मर गए लोग। डॉक्टर की इतनी कमी अस्पताल में हो गई थी, सब लोग व्यस्त थे, ऐसा नहीं था कि नहीं हुआ। दूसरे तीसरे दिन हम लोग अस्पताल में गए। अस्पताल में जाने के बाद कोई इधर बिलख रहा है, कोई उधर रो रहा है, किसकी समस्या कितना समाधान किया जाए, जैसा कि महामहिम और आदि के लोगों ने बताया कि उस पहलू पर कितना विचार किया जाए। परंतु यह कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। यहाँ के तो लोग ऐसा है कि दातून लेके सवेरे उठते हैं और पूरे गांव को घूमते हुए उस दातून को खत्म कर देते हैं और एक चक्कर सवेरे हो जाता है। इस परिस्थिति में उन लोगों को कैसे जागरूक बनाया जाए, यह समझ से परे की बात है। और जहाँ तक वैक्सीनेशन का सवाल है, अभी महामहिम ने कहा, जिस विषय को हम कहना चाहते थे कि लोग उसी की बात मानेंगे जो वहाँ के लोकल लोग हैं, दूसरे की बात नहीं मान सकते हैं। और वैक्सीनेशन के बारे में कि वैक्सीन लिया और मर गया, तो सही में बहुत लोग ऐसा देखने में आया कि चले गए
और उसके बारे में महामहिम ने बताया कि इन्होंने पत्र लिखा, उसका गाइडलाइन भी जारी हुआ कि ये परिस्थिति के लोग वैक्सीन नहीं लगवा सकते हैं। तो यह भी एक सराहनीय पहल रहा सरकार का, लोग जागरूक कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। और फेसबुक के माध्यम से भी हम लोग अपने सोशल मीडिया का प्रयोग इसी माध्यम से कर रहे हैं कि लोगों में जागरूकता फैले और लोग कोरोना के प्रति सचेत और जागरूक रहे। और बात की बात एक्सपर्ट लोगों ने बड़ा अपना सुंदर वक्तव्य दिया, जिसको हम लोगों ने भी सुना। और अंत में सबको हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वरिष्ठ लोगों का काम होता है सबको अपने में समाहित करना। तो अनसुईया जी ने हम लोग को इतना समय दिया, लगभग तय था 1 घंटा और 1.5 घंटा बैठ के पूरा इत्मीनान से इन्होंने हम लोग के विचारों को सुना और अपना विचार उसमें समायोजित करके दिया। और श्री जिग्नेश जी हम लोग के साथ हैं, जो कि बंडारू दत्तात्रेय जी के ग्रैंड सन हुए और हम लोग के अत्यंत करीबी लोग हैं। इन्होंने भी अपना समय दिया, इसके लिए इनको धन्यवाद। प्रोफेसर आर.के. दुबे जी के साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कल्याणी को भी हम लोग, रामजी सिंह जी को धन्यवाद देते हुए सौरभ वासने, गिरीश सांगी आदि को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि इस कार्यक्रम में अति सूचिता का परिचय देते हुए उन तमाम बिंदुओं को रखने का प्रयास किया जो समसामयिक है, समसामायोजित है, जो लोगों को कोरोना से बचाव में उपयोगी हो सकता है। इन सब बातों के लिए आप लोगों का भूरी धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद हम रोहित जी को भी दे रहे हैं कि वह एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया जूम के माध्यम से कि इतने सम्मानित लोग जो कि आदिक प्रांतों में बैठ के और हम लोग के ग्रामीण परिवेश के लोगों को, हम लोग के रोहित जी के फेसबुक पर लगभग 1,54,000 कुछ लोग हैं, जो कि इनमें कुछ नहीं तो हमको लगता है कि 20-30 हजार लोग तो देख ही रहे होंगे। अगर 10% देखे तो 15,000 लोग देख रहे हैं तो कम नहीं है। और इतने बड़े लोगों का सुझाव जानने का अवसर उनको मिला, इसके लिए हम रोहित जी की प्रशंसा करते हैं। और अंत में संजय राय जी को विशेष रूप से हम धन्यवाद देते हैं कि इस बलिया के माटी से निकल के और भारत के अति प्रतिष्ठित संस्थान में आपने भारत और ही नहीं अपितु बलिया का नाम स्वर्णाक्षर में लिखने का प्रयास किया है। आपके गांव के एक मार्कंडे ब्रह्मचारी जी थे, जिनका नाम स्वामी करपात्री जी महाराज के साथ रहते थे, उनको चलता फिरता पुस्तकालय कहा जाता था। और उसके बाद संजय राय जी हुए, जो विश्व पटल पर भारत को एक प्रतिष्ठा दिलवाने का काम किया, जिस पर प्रधानमंत्री से लेके प्रधानमंत्री ही नहीं अपितु भारत के उन सब लोगों को गर्व हुआ कि भारत स्वावलंबी बना। तो इसका श्रेय आपको जाता है, इसके लिए आपकी पूरी प्रशंसा हम करते हैं। गिरीश सांगी जी हम लोग के अत्यंत करीबी और संगी नगर ही बसा के हम लोग का जाने पर हैदराबाद में बड़ा मदद करते हैं। और मनोज गोयल जी जो छत्तीसगढ़ से बस्तर इलाके की जो समस्याओं का इन्होंने प्रस्तुतिकरण किया, इसका हम तारीफ करते हैं। और हिमांशु द्विवेदी जी जो अति सम्मानित पत्रकार होते हुए ग्रामीण परिवेश का चित्रण अपने लेखनी के माध्यम से तो टीवी और पत्रिका में कर ही रहे होंगे, परंतु अपने वाणी के माध्यम से हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर रखने का जो प्रयास किया, इसकी जितनी सराहना की जाए उतना ही कम है। और अंत में हम पुनः अनसुईया जी को धन्यवाद देते हैं, परंतु धन्यवाद के साथ साथ जिसके आगे अनसुईया जुड़ा हो, तो अनसुईया जी की तपस्या और अनसुईया जी की कल्पना अत्र प्रिया निज तपबलानी, जो मंदाकिनी को प्रकट करने की क्षमता रखती हो, उन अनसुईया जी को हम प्रणाम तो नहीं करेंगे क्योंकि हमारा वेश साधु का है, परंतु हमारा इनसे बड़ा अच्छा संबंध रहा है। और इन्होंने हमेशा एक राज्यसभा सांसद के हैसियत से हमारी इनकी मुलाकात हुई थी। उसके बाद हमको लगता है 10 साल बाद भी आज एज ए गवर्नर इन्होंने हम लोगों को याद रखा है और अपने गवर्नर हाउस में बड़ा अधिक सम्मान हम लोग को दिया। इसके लिए भी हम इनको धन्यवाद देते हैं। और इनकी सहजता सरसता, हम इनके घर जाके देखें, इन पर कभी भी इनकी कुर्सी गवर्नर अपने आप को ही नहीं मानती है कि हम गवर्नर हैं, यही मानती है कि उस सुदूर बताए कि हम सुदूर देहात से निकल के जो छिंदवाड़ा के क्षेत्र से आता है, इतने बड़ा यह दूरी तय कर एक महामहिम की उपाधि इनमें निहित हो गई।
यह इनका प्रयास है और इनका संजोग भी कहा जाता है। शेष भाग अब जितना कहा जाए उतने कम पड़ी, सवेरे से सांझ ले बोलते रही, भाषा थोड़े हो रहा है के बाद, तो विषय पर हमने कम प्रकाश डाला। हो सकता है कि निंदा और स्तुति हो जाए, और सब निंदा और स्तुति हो जाए, सबकी सराहना है, सबका जाए। अंत में रामायण की एक चौपाई से हम अंत करना चाहते हैं। सूर समर करनी करे, कहीं न जनावहु आप, विद्यमान न पाए पुकार कथे प्रताप। हम लोग के प्लेटफार्म पर जितने भी लोग रहे, वो सब लोग रण में अपने भूमिका को अदा करने वाले लोग हैं, न कि अपने बखान करने वाले हैं। सबने अच्छा काम किया है और सब आगे भी अच्छा करेंगे। यह हमारी भगवान विश्वनाथ और अन्नपूर्णा से कामना है। और रोहित जी, पुनः आपको धन्यवाद, जो जनता के रसोई के माध्यम से गरीब और वंचितों को भोजन कराने का काम कर रहे हैं। इसके लिए भूरी भूरी आपकी प्रशंसा है। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, थैंक यू। हर एक्सलेंसी गवर्नर साहिबा, धन्यवाद तमाम सम्मानित चिकित्सक गण, धन्यवाद भाई मनोज जी, धन्यवाद सब लोगों को जूम के माध्यम से युवा चेतना द्वारा आयोजित कोरोना और ग्रामीण भारत विषयक वेबिनार में उपस्थित होने हेतु सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कांग्रेचुलेशन रोहित जी, कांग्रेचुलेशन। धन्यवाद सर, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत धन्यवाद संजय जी रहुआ के। हाँ हाँ प्रणाम। रहुआ जल्दी डायरेक्टर बनी एम्स के। नहीं प्रणाम, बस धन्यवाद। ठीक है स्वामी जी प्रणाम, स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम गिरीश जी, जल्दी हम लोग मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर रामजी सिंह जी, आपने इतना समय दिया। धन्यवाद डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय साहब, धन्यवाद डॉक्टर जिग्नेश जी। जिग्नेश जी कैसे हैं? म्यूट म्यूट। मैं ठीक हूँ। धन्यवाद। ठीक, फिर हम लोग मिलते हैं जल्दी। मिलेंगे, धन्यवाद। जिग्नेश जी नमस्कार। नमस्कार। आप और हम आजू बाजू घर में रहते थे एक बिल्कुल टाइम पे। बिल्कुल 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 मिलेंगे, अपन जरूर मिलेंगे। थैंक यू, गुड डे, गुड डे। थैंक यू।